अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर आफियत के साथ होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और अपनों के साथ हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10। जी हाँ, सिटी एट 10 क्योंकि सिटी की ख़बरें और सिटी 21 न्यूज़ चैनल के ऊपर, और 10 मतलब 10 AM यानी कि सुबह के 10 बजे। तो सुबह तो होगी ही गई होगी अब से कि जब आप तहज्जुद के लिए उठे होंगे और आगाज़ किया होगा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत का। सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए, शुक्र अदा करते हुए कि खैर आफियत के साथ कि मेरी आँख खुल गई और फिर मैंने तहज्जुद अदा की। उसके बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, फजर की नमाज़ अदा की, फिर तैयारी करके फिर रुख किया अपनी मंजिल की जानिब, कारोबार की जानिब, न सिर्फ अपनी जॉब की जानिब। तो जनाब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा सिलसिला तो शुरुआत होता ही है 10 बजे। तो उठ तो फिर भी हम जाते हैं, हमारी पूरी टीम सुबह उठ जाती है, सुबह 5-6 बजे, और सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, तेज़ी से आगे बढ़ते हुए और गामज़न होती है हमारे इस स्टूडियो की तरफ कि जनाब आज की जो बहुत सारी ख़बरें होंगी, टॉपिक्स होंगे, उनके ऊपर तफसीली हम जायज़ा लेंगे, तबसरा करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्टर हज़रात भी हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट की हैसियत रखने वाले वो भी आज हमारे साथ साथ होंगे, और वेल नोन हमारे बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं। मैं सबसे पहले उनको वेलकम करूँगा क्योंकि स्टोरी जो है वो कुछ ऐसी है कि उनसे भी हम शेयर करेंगे, उनसे भी कुछ राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशरफ भाई, अशरफ भाई इतना प्यारा नाम। अशरफ भाई मीनिंग क्या है अशरफ के? मतलब ये मखलूक में चुना हुआ। अरे माशाल्लाह, क्या कहना क्या कहना। और तभी ठीक है बस ठीक। माशाल्लाह। नाश्ता किया या सिर्फ चाय का कप पी के आ चाय गए? पराठा। चाय पराठा, वो पराठा एक तो खान साहब का पराठा, ये घर का पराठा, घर वाला पराठा, ये अच्छा यार, घर का पराठा है। तो बेगम ने बनाया घर का पराठा और फिर आपने मज़े से खाया, बच्चों को भी छोड़ा होगा यकीनन, स्कूल छोड़ा होगा, फिर अपने बचपन किया। स्कूल लाइफ मज़ेदार गुजरी आपकी? वैसे तो सबके ऑलमोस्ट ही स्कूल लाइफ ही लाइफ भी याद करते हैं, है ना? बाकी तो कॉलेज और ये तो तंग वाली होती है। उसके बाद फिर सारे सिलसिले जो है वो बढ़ते जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या होता है अशरफ भाई के स्कूल लाइफ में? तो कोई ऐसा चक्कर ही नहीं होता ना कि बस दोस्ती है, काम करना है, कोई आप में सेल्फ वो चक्कर नहीं होता जो एक सिलसिला होता है ना लोगों में थोड़ा चेंजिंग। बस स्कूल में ये होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए लड़ाई चल रही होती है, बस ये इतनी ईगो होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है ना। बाकी जब हम बढ़ते जाते हैं, मंजिलें अबूर हासिल करते जाते हैं, तो बहुत से लोगों में ईगो भी आ जाती है, तो वो नहीं आनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है जनाब अली, मेरे नाज़रीन, मेरे प्यारे से नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, और आपका बेहद शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आज आप हमें हमारे चैनल को इज़्ज़त बख्शी। जनाब अना को छोड़ दीजिए, बात आज अना की हो रही है सॉरी। एक चीनी कहावत है कि अगर आपकी रूह में रोशनी की धमक मौजूद है तो जान लीजिए फिर शख्सियत को निखार देगी वो आपको। जनाब तो निखार सकती है, कोई इसकी बड़ी बात नहीं है। अगर किसी इंसान में हुस्न हो और उसका घर हम आंगी से आशना हो, तो अगर इसके घर में हम आंगी हो तो फिर उसकी कौम में तंजीम पैदा हो जाएगी, और अगर कौम मुनज़्ज़म हो जाए तो दुनिया में अमन व अमान हो जाए। मेरा एक दोस्त कहता था कि सर से बोझ उतार दो, ख़ुद को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। यहाँ हमारे यहाँ लोग हैं, ना लो संजीदगी से, ना लो इन चीज़ों को, या परेशान हो जाते हो तुम लोग। ख़ुद को अपने आप को हर मामला में बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं यार समझ नहीं आ रहा ये क्या होगा, किसी चीज़ को सवार कर लेते हैं। या अब दुनियादारी में अशरफ भाई हम ये देखते हैं कि लोग कुछ ना कुछ करने के लिए ना, दूसरों को गिराने के लिए, माज़रत के साथ, या अपने आप को सुपीरियर करने के लिए, या तो शायद पैसे का वजह होती है, या शोहरत हासिल हो जाती है, या ताल्लुकात की बुनियाद, या पावर की बुनियाद पर उसके क्यों आ जाती है? कुछ पता है अशरफ भाई आपको? नहीं मतलब कैटेगरी सबकी होती है, कौन कैसी लाइफ गुजार रहा है। हाँ। कुछ होते हैं, जैसे हमारा जो ताल्लुक़ होता है बिज़नेस कम्युनिटी से, और हम बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी देखते हैं, प्रोटोकॉल वाले बिजनेस भी देखते हैं, नॉर्मल बिजनेसमैन भी देखते हैं। हर किसी का अपना लाइफ स्टाइल है, लेकिन कोई जो दूसरा किसी और को देख के अगर वो अपनाए और या उस सामने वाले से जले, अच्छा नहीं होता है। मतलब हमें दुआ करनी चाहिए, और वैसे भी हमारा इस्लाम ये कहता है हम सब आपस में भाई भाई हैं। लेकिन ये अना वाला जो चक्कर है ये बहुत ज़्यादा आ गया कि जैसे स्पीड चल रही हो ना, कि आप गलत हो मैं सही हूँ, तो ये बहुत चलता है कि भाई अगर वो दे दिया है, लेट सपोज़ कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको पता है वो चीज़, तो आप कोई चीज़ बताना चाह रहे हो और सामने वाला का नहीं मुझे ज़्यादा पता है, ये बहुत ज़्यादा है हमारे इस वक्त कल्चर में, ये बहुत ज़्यादा पनप रहा है, बहुत पनप रहा है। और अब हर वक्त मुतमईन और पुरसुकून रहने की फिर कोशिश करें। बेहतर ये कि सुकून हासिल करें, पुरसुकून रहिए, ज़िंदगी लोगों की आसान बनाइए, ना से कि बल्कि औरों की ज़िंदगी मुश्किल कर। आप समझते हैं कि मैं मुकम्मल, इंसान मुकम्मल तो होता ही नहीं है, इंसान हर स्टेज में सीख रहा होता है। तो फिर कैसे हम कहते हैं कि यार तुम्हें नहीं पता मुझे पता है। ये अक्सर बेशर हम बहुत से लोगों को देख रहे होते हैं, समटाइम हम सेम डेजिग्नेशन के लोगों को भी आपस में लड़ता हुआ
देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं ना आम ज़बान में क्या आ जाता है, सॉलिड से चलने वाले का मुँह काला, तो वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुहावरा है और कुछ भी नहीं है। तो बात इतनी सी है कि बहुत से लोग जब बड़े होते हैं तो ख़ुद को गैर महसूस करने लगते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त की जाए, उन्हें पसंद किया जाए। तो बात यह है कि अगर आप अपना अखलाक, अपने अंदाज़ गुफ्तगू को ऐसा रख लें और ये जान लीजिए कि ये सब इंसान, ये हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ुल इबाद को हमने मजबूती से थामे रखना है और इसमें सब बराबर हैं। किसी को जो है किसी पे वो जो है वो बड़ाई जो है वो हासिल नहीं है सिवाय उस रब के। तो अल्लाह ताला ये ट्रायंगल है, अगर आप इंसान की कदर करेंगे, ना सिर्फ ये सब चीज़ें छोड़ के अपनी ईगो से। हाँ, लोग अक्सर ये कहते हैं यार ज़रूरी इसलिए पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे जो है वो गले आ जाए। अगर हम थोड़ी सी उसको इज़्ज़त दे दें तो ऐसा ना हो वो आके बोले सर ये भी, सर वो भी, और फिर सारे मामला फिर कहना मुश्किल, कराना मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं। तो लोगों को भी एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड करते रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दूसरों की इज़्ज़त करना छोड़ दें। अगर आप किसी की इज़्ज़त कर रहे हैं तो समझ लें आने वाला वक्त आपकी इज़्ज़त करवाएगा, आपके बच्चों की इज़्ज़त करवाएगा। ना सिर्फ बल्कि साहब अगर आप इज़्ज़त करेंगे तो मरने के बाद भी फिर आपके साथ जो मामला ज़िंदगी होंगे, हो सकता हो तराजू मीज़ान जो है वो बराबर हो जाए या फिर और भारी हो जाए और फिर जन्नत का रास्ता आपका हमवार हो सकता है। सब्र करें, सब्र की बहुत बार तलक़ीन की गई है कुरान मजीद में कि हम सब्र नहीं करते, हर चीज़ में मतलब जल्दी का शिकार हैं, बराबरी के शिकार हैं और बस ये हासिल कर लें, वो हासिल कर लें। लेकिन जो असल हासिल करना है वो तो हम कर ही नहीं रहे। कि हम दुआ में हम मांगते हैं कि अल्लाह ताला मुझे ये अता कर दे, या अल्लाह मुझे बड़ा सारा घर अता कर दे, या अल्लाह मेरे फ़लाँ मसले को हल कर दे। माना ज़बरदस्त, बेहतरीन, अच्छी बात है, ख्वाहिशात हक़ है, आप मांगिए अल्लाह ताला से अच्छे गुमान के साथ कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में अगर बेहतर है। ये याद है हम मांग तो रहे हैं लेकिन वो मांगे जा रहे हैं, नहीं, क्या अल्लाह ताला मेरे हक़ में बेहतर है? अगर आपके हक़ में बेहतर है तो मुझे अता कीजिए, अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो अता कीजिए। अगर आप बेहतर समझते नहीं हैं तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि कल को वो उसका नुकसान उठाना पड़ जाए या फिर बाद में आप परेशानी के शिकार हो जाएँ। तो बात सिर्फ ये है कि इसकी तारीफ़ की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, इसके दोस्त और हम मर्तबा लोग इसकी इज़्ज़त करें। बेशक मैं भी अपनी नौजवानी में ऐसा ही था। हमारी कदर इस बात इतनी नहीं कि लोग हमें अहमियत दें, बल्कि हमारी कदर, हमारी इज़्ज़त नफ्स में है। मैं अपनी ज़िंदगी में जितने भी खुशियाँ देखता हूँ, कामयाबी मुकम्मल लोगों को देखता हूँ तो फिर मुझे कभी कभी होता है कि मैं ऐसा कामयाब नहीं हूँ। पता नहीं, लोग हम एक दूसरे को अशरफ भाई हम देख रहे होते हैं, हम कहते हैं यार ये कामयाब हो रहा है यार मैं नहीं हो रहा। मैं बताऊँ कि हमारे मौलवी साहब हैं जी, तो शुरू से ही, क्योंकि फैमिली में उनके पहले मौलवी साहब थे, अब उनका बेटा है जो हमारे बच्चों को पढ़ाता है। मौलवी साहब ये कहते थे कि कुरान मजीद समझना है या उसके ऊपर अमल करना है तो उसके लिए आप जैसे हम लोग हैं, यूट्यूब बहुत आम है, आप उसमें सूरह यासीन और सूरह रहमान उसको आप सुने तर्जुमे के साथ, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। सूरह रहमान का तर्जुमा अगर हम देखेंगे ना अच्छा भाई, तो उसमें गरम गरम चाय आ गई है, तो उसमें जो ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला किन किन नेमतों को आप झुटलाओगे। बेशक। तो सूरह रहमान अगर हम पूरा सुने रोज़ तो हमें यकीन, मैं बिजनेसमैन को भी कह रहा हूँ, ताजिरों को भी कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ कि अगर हम वो सिर्फ सुने तो उसमें सब कुछ है। मतलब आप खुलासा क्या है मेरे हिसाब से, और जो मैं सुनता हुआ आता हूँ घर से, तो उसमें रोज़ एक मैसेज जो है दिमाग में आता है कि एक तो उसमें मिलावट तक का है, कुरान मजीद में सूरह रहमान में लिखा हुआ है मिलावट ना करो, ठीक है, तोल वज़न में हेरा फेरी ना करो। मतलब ये कुरान में लिखा हुआ है, इट्स मीन कि हमें स्टॉप रखा हुआ है। और जो हमारा अभी माशाल्लाह चल रहा है, जो हम खबरें देते हैं, आप देखें सिन फूड एक्शन लेता है, अब मतलब मिलावट हो रही है, 2 नंबरी हो रही है हर चीज़ में, और आप बीमारियां देखें उसकी वजह से। तो ये माशरे को अगर ठीक करना है ना, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह से और मखलूक में चुने हुए हैं। बेशक, ठीक है, खुशकिस्मती है साहब। और सबसे बड़ी इसके अलावा हम जाके देखें, जब कोई आप दर्द सुने तो आपको पता चलेगा। हम लोग तो अभी बिल्कुल भाग रहे हैं ना, रोज़ सुबह उठते हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, दुनियादारी में इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें अपना ये असल नहीं है, असल क्या है, आखिरत है। आखिरत। तो उसको ठीक करना है तो हमें पूरा सिस्टम जो है हमारा जो ख़राब हुआ है, ख़ास तौर से इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें जो लोग हैं उनको खुद सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। और सिर्फ तर्जुमा, सूरह रहमान का तर्जुमा अगर सुन लें और इनको समझ में आ जाएगा ये क्या कर रहे हैं, और ये अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं। वैसे भी अल्लाह तो हर तरफ है, मगर ये जो कर रहे हैं पूरी कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, हम आज़ाद मुल्क हैं, अना की भूख ख़त्म नहीं हुई। अब वो जो आना है ना, वो इनको ख़त्म करनी चाहिए। आप सोचें ना कि कोई अगर एक गरीब आदमी है, एक मतलब कि उसका एक लेवल है कि 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो कैसे गुजारा करेगा? वो सोच के आप मुनाफा देखें। मैंने अभी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, इतना मुनाफा खोरी है, मिलावट इतनी है। आप सोचें चाय की पत्ती,
उसमें भी जो लकड़ी का बुरादा मिला के डालते हैं। अल्लाह। मसाला जात उसमें मिलावट डालते हैं, जो उसका भूसा होता है। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, और जो जो एक्शन आते हैं, मतलब अफसोस होता है कि हम लोग, मतलब हम मुसलमान हैं, मतलब जो लोग ये कर रहे हैं वो क्या, मतलब वो जब अल्लाह से खौफ नहीं खा रहा, हमसे क्या खा। फिर तो सॉरी टू से, फिर तो अंग्रेज़ जो नॉन मुस्लिम वो हमसे ज़्यादा बेहतर है, कि हमसे हम वो ज़बरदस्त है तरीके कार पे चल रहा है, बस सिर्फ कलमा तैयबा उसने भाई। देखे ना, इस्लाम अभी कबूल करना है और मेरी बात दोनों खाली। बहनें बाहर हैं, हाँ आपको पहले भी बताया। जी, तो वो जी, जी। उसमें ये है कि आप यकीन करें, दिसंबर जब आएगा ना, लॉन्ग वीकेंड उनका, आपको पता है कि छुट्टियां आ जाती हैं, क्रिसमस आ जाता है, जब त्यौहार आते हैं, आपको पता है प्रोडक्ट प्राइस जो $100 की चीज़ है $25 की मिलती है। यस, रमज़ान मुबारक में लंदन में भी ऐसे, एग्री विद यू। अब इसमें यह है कि वो अपने लोगों को एक त्यौहार पे एक डिस्काउंट पूरे लोग खुद से देते हैं, 2 नंबरी नहीं करते हैं। आप जाके लें कोई चीज़ भी, तो वो क्या करते हैं, पूरे साल ना अपना मतलब ईयर एंडर पे वो पैसे जमा करते हैं, और पैसे जमा करके वो खास अपने लिए भी लेते हैं, और आप यकीन करें दूसरे लोगों की मदद भी करते हैं जाके ना, जैसे सौदा हो गया या कोई चीज़ हो गई, गिफ्ट के तौर पे दे रहे होते हैं। हमारे ऐसा है, हम तो अगर कोई गाड़ी लेकर आ जाएगा उसको देखेंगे, यार ये गाड़ी लेकर आए, मतलब इसके बाद कहाँ से आ रहा है? जलन हसद भी मना है। हाँ, इसके बाद इतना पैसा कहाँ से आ मतलब रहा है? ये कुरान मजीद में है, जी जी। जलन हसद, ये अना और ये सब, तो हमें इसके ऊपर ना अमल दरामद करना होगा। और जो सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि ना मैं आज बोल रहा हूँ ये सही कर लें, मेन ये है कि आप तर्जुमा सुने सूरह रहमान, और रोज़ आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उसको चलेगा, फिर आपको कुछ तो खौफ आएगा। इस सिस्टम को ठीक करना है। हम चाहे ये पूरा निज़ाम देख लें, सरकारी निज़ाम देख लें, लोकल निज़ाम देख लें, या हम लोगों का आम यानी आम शहरियों का निज़ाम देख लें, हम इस शहर को तबाह बर्बाद करें खुद से। अभी भी मैं आ रहा था, घर से निकला हूँ गुलशन से, एक साहब कचरा लेकर आए, बाइक पे जा रहे हैं, कचरा फेंकते हुए चले गए। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो नहीं हुई ना, ये किसकी है? वो शहरी की है, शहरी की। फिर उसके बाद जा रहे हैं, सफाई निफ्स ईमान है कुरान में, वो हर तो चीज़। हम लेकिन वो तो आप चीज़ें अशरफ भाई बहुत कुछ हैं, आपकी बात बार हक़ है माशाल्लाह। आपने बड़े खुलूस अंदाज से, इतने खूबसूरत अंदाज में आपने कुरान मजीद के तर्जुमे के साथ आपने अदायगी की। बात यह है कि साहब सॉरी, हम बीइंग अ मुस्लिम हम कहाँ जा रहे हैं, कभी सोचा है आपने? हम अल्फाज की अदायगी करते हैं कि हाँ गरबान में झांको, ये करो वो करो, बड़ों की सुनते हैं, हम रोज़ाना सबसे अदब लिहाज हर चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन हमारे हम कहीं कहीं अपनी अना परस्ती की वजह से ना वो काम कर बैठते हैं जिसका हमें पता नहीं लगता। हम समझते हैं वक्ती तौर पे तो हम कामयाब हो गए दुनिया में, लेकिन क्या आया कि अल्लाह की निगाह में बीइंग अ मुस्लिम, क्या ये मैंने काम सही किया? उन्होंने तो कहा था वो दरगुजर कर दो, हम नबी के पैरोकार हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। जब आप पैरोकार बन गए, जब आप अपने आखिरी नबी को नबी मानते हैं, हम बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह ताला को एक मानते हैं, तो फिर ये सारी बातें तो हमें सूट नहीं करती। अगर सूट करती हैं तो हाँ कर दीजिएगा, मान लीजिएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैं अज़हर अली बेग जो है पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है, कौन सी तलकीन अदा कर रहा है। सर मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी सीखता हूँ, औरों से सीखता हूँ, अशरफ भाई से सीखता हूँ, आपसे सीखता हूँ, और आने वाले लोगों से छोटे से मिलता है तो छोटे से भी सीखने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि बस बेदार कर दिया जाए, बस एक्टिव कर दिया। जैसे अलार्म बजता है ना, या बंदा एक्टिव हो जाता है, बस एक अलार्म देते हैं हम आपको। हमारी कोशिश होती है कि हम सब मुसलमान हैं, हम बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर अल्लाह ताला किसी को दे रहा है तो क्या वजह है, तो अपने अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा कीजिए। इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहिए। अगर आप परेशानी में मुब्तला हैं तो इस्तग़फ़ार इतना कीजिए कि आपकी ज़बान तर हो जाए। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, और फिर आप देखिए कि इतने आपकी मुश्किलात परेशानियाँ कितने आराम से हल हो जाएंगी। सूरह रहमान पढ़िए, सुबह को कुरान शरीफ, सूरह यासीन पढ़े, दिल है कुरान मजीद का। तो जब ये सुबह ही सारी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे और हर वक्त आपकी ज़बान पर इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी कितनी आसान। और बेतहाशा तस्बीहात हैं, वो भी पढ़िए। फिर देखें अब आप कहेंगे कि यार ये दुनियादारी में हमें क्या चीज़ सिखा रहे हो? भाई सिखा रहे हैं, बात सिखाने की नहीं है, बात ये है कि ये चीज़ें हमारे लिए तो हैं, हम आसानी के लिए अल्लाह ताला से हम चीज़ें मांगते हैं, करते हैं, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे, आसानियाँ पैदा होंगी। सब चीज़ों को बढ़ाएंगे और अमल करने की हम भी कोशिश करेंगे, मैं भी करूँगा, उम्मीद है कि आप भी करेंगे, और ख़बरें भी ऐड करेंगे। तो ख़बरों के बाद वापस आ दें, क्योंकि वफ़ा बहुत ज़रूरी है। छोटा सा वफ़ा सिटी एट 10 आपके साथ साथ। जनाब वेलकम बैक वंस अगेन, खुश आमदीद जी आयनू बल्ले बल्ले। जनाब अली, आप सोचेंगे मुझे क्या हो गया? खैर जनाब अली, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हर इंसान एक दूसरे के साथ उम्मीद बांधे बैठा है, लेकिन असल उम्मीद बांधनी है तो उस पर परवरदिगार से बांध लीजिए, तो ज़िंदगी आपकी बड़ी ज़बरदस्त और हमवार हो जाएगी। दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़ाहिर है, अब वसीला कौन बनता है आपके काम के लिए, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और जो वसीला बनेगा वो कितना खुशकिस्मत होगा कि वो किसी के काम आ रहा है। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
अशरफ भाई दी ग्रेट हमारे साथ मौजूद हैं। खबरें के ऊपर रुख करेंगे। फेस्टिवल चल रहा है आर्ट काउंसिल में और ये फेस्टिवल के अख्तामी रोज़ पर मारूफ और गुलकार जो हैं आसिम अज़हर का कहना है भाई अब मेरे शहर में अगर ये सिलसिला हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो क्यों ना मैं गाऊँ और क्यों ना गुनगुनाऊँ। और अनवर मकसूद साहब माशाल्लाह नामी गिरामी शख्सियत के हामिल हैं, तारीफ़ किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है अनवर मकसूद साहब। उनकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे लोग जब वो होंगे। तशरीफ़ फरमा सर, क्या हो रहा है फेस्टिवल में? ज़रा मैं ओपनिंग ज़रा हैपनिंग शैपनिंग हमारी टीम ने कहा। देखें कि आलमी इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट हैं वो आए हुए हैं और सबसे बड़ा अगर आप देखें और सबसे तवील कहें 38 दिनों का है और इसकी इख्तितामी तकरीब का जो बता रहे हैं कि 2 नवंबर को होगी और उसमें जो है बड़े बड़े लोग जो इस मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं वो आर्टिस्ट आके इसकी क्लोजिंग रिमार्क्स भी देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बहुत गौर से सुनता हूँ अनवर मकसूद साहब, अरे और उनको तो सलूट करता हूँ मैं जब वो बोलते हैं और जो सुनते हैं ना वो जो मज़ा है ना वो उनके जो अल्फाज हैं और वो समझना, हाँ मतलब वो कहेंगे मैंने ये थोड़ी कहा है तो वो जो अल्फाज हैं ना माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस इतना है और ज़बरदस्त बंदे हैं। मतलब जो आप सुने तो मुझे सुकून मिलता है कि जो दिल की बातें हैं ना वो बोल रहे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और सर वो स्टूडियो 2:30 का आना, 2:45 का चलना, वो सारी बातों का होना सर, वो वाकई नो डाउट। मैं जब बहुत छोटा था तो उस वक्त हमारे अम्मा स्टूडियो 2:30 या 2:45 देखे, उस वक्त हम स्कूल गोइंग थे। वो पुराना अगर देखें इनके साथ जो एक सबसे वो मैं बहुत अभी भी देखता हूँ मोइन अख्तर के साथ, मोइन अख्तर लूज टॉक उफ वो मतलब जो गवर्नमेंट की जो करना होता था ना वो दोनों में वो कर देते थे। मतलब ऐसी बातें कि आदमी सोचते थे क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब कह रहे हैं हम माशाल्लाह तरक्की याफ्ता मुल्क होने जा रहे हैं, कह रहे तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर। अब ऐसे ऐसे अल्फाज चलते थे मगर ये है कि एक हंसी मजाक के साथ जो है मैसेज भी देते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, तो कहते हैं पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। वो तो बहुत अरे यार क्या मेन ये है कि जो मैसेज है ना, क्योंकि वो आप अगर ज़्यादातर उनका व्यू देखें व्यूज़ तो इसलिए ज़्यादा आते हैं कि लोगों की दिल की आवाज़ होती है जो वो सुनना चाहते हैं और वो भी जब लिखते हैं तो आखिरी लिखते हैं नो डाउट। और वाकई ये बात आपकी बिल्कुल बरहक है कि जब वो लिखते हैं तो कहते हैं मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। और क्या मतलब ये बड़ी महारत है सर, वो एक्सपीरियंस रखते हैं साहब। हम तो बचपन से उनको देखते हैं, उनकी लिखाई और सच इतने ड्रामे। और बाकी जो गुलकार आएंगे आसिम अज़हर साहब, और उनके लिए आप कुछ गुनगुना रहे थे। नहीं वो उनका गाना नहीं था, वो मतलब एक हाँ वो दूर का था वो मैं तो देखूंगा। तो वो एक ये है कि एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा क्लोजिंग पे भी। और ये जो पाकिस्तान का इमेज है, हम आर्ट काउंसिल में अगर देखें हम मुसलसल 38 रोज़ पूरी दुनिया के आर्टिस्ट आए हैं। उन्होंने आके कराची का भी देखा और जो हमारी टीम ने मुसलसल पूरे वो सुबह से शाम तक जो है वो कवर कर रहे हैं। वो लोगों ने जो कराची के फूड्स खाए हैं, फूड फेस्टिवल भी ले लें आप, तो उन्होंने जो एक मैसेज दिया। आप सोचें ना जो आए हैं आर्टिस्ट यहाँ से अपने मुल्क जाएंगे तो क्या पैगाम देंगे, क्या मेहमान नवाजी हुई है, क्या हमने कराची को देखा है। और कराची का इमेज मतलब हमारे मिराज साहब हैं आजकल छुट्टियों पे हैं, उनसे यही लड़ाई चलती रहती है। मैंने कहा आप इमेज का तो ख्याल कर लें, तो कह रहे मैं क्या करूँ भाई, खबरें आ रही, वो जो स्ट्रीट क्रिमिनल तो इन सब की जो खबरें हैं ना वो आपका इमेज जो है ना ख़राब कर देते हैं। उस पर भी आऊँगा मैं। और बिजनेसमैन वो भी कंसर्न करते हैं कि आप देखें ना, आप ख़रीदार हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, अब मैं आपको बुला रहा हूँ कि कराची आएँ भाई, मैं आपको विज़िट कराऊँगा, अपनी फैक्ट्री दिखाऊँगा। आप खबरें जब देखेंगे नेशनल मीडिया पे आप क्या कहेंगे, भाई सिक्योरिटी कराओगे, लेकर आओगे। तो ये जो मैसेज है ना ये बहुत नेगेटिव है। लेकिन जब अभी मैं बैठा हूँ, अभी हम लोग मिले थे, फेडरेशन हाउस के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और पूरी टीमें आई हुई थी। सियालकोट भी एक्सपोर्टर हैं जो फीफा को फुटबॉल जो सप्लाई करते हैं, सियालकोट के साबिक सदर भी रहे, उनसे भी मुलाकात हुई, जो हमारी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त मसला ये है कि इमेज बिल्डिंग जो है ना हमें इस मुल्क की बहुत ज़रूरत है। तो हर वक्त नेगेटिव खबरें देने से कहने अच्छा बताएं, अगर नेगेटिव खबर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मतलब कामयाब हो जाएगा। मगर जो बाहर के लोग हैं ना वो नहीं आते हैं। सही। तो बाहर के लोग आएंगे, जितने लोग आएंगे, जैसे एक हुकूमत पाकिस्तान ने सबसे बड़ा किया शंघाई कॉन्फ्रेंस जो की, आप देखें कितने ममालिक, 8 ममालिक के ऑफिशियल्स आए। जी हाँ। और वो जो मैसेज गया है ना, तो इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए जनाब। अब इन ममालिक का अगर हम देखें, चाइना भी था, ईरान भी था, ठीक है, और पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिए, 24 करोड़ की आबादी। आप चाइना के 1.5 अरब की आबादी, इंडिया की नुमाइंदगी भी थी। तो आप पूरी दुनिया की मेजॉरिटी जो है अगर आबादी देखें वो आए हुए थे। अगर हम उसका 10% भी, बल्कि मैं 10% ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5% भी उनकी डिमांड का अगर पाकिस्तान ने फुलफिल कर दिया ना तो आपकी एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाएगी। नो डाउट। और जिस तरीके से रंगारंग तकरीब का इनकाद किया जा रहा है
वो लाजवाब है। और मैं देख रहा हूँ कि वो जितने भी हैं उसमें बहुत से यूट्यूबर्स भी वो अपने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पजीराई, मतलब एक पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान, इवन कि हम लाहौर वाले या हमारे दोस्त अहबाब जो इस्लामाबाद में, वो भी कहते हैं यार कराची नहीं मुझे डर लगता है। तो जब गोरा आ सकता है तो फिर हमारे और आपके आने के लिए कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिसको जैसा प्रेजेंट कर दिया जाए तो ऐसा नहीं, हमारा आप भी चलते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इवन के पता है ये हमारे जो गुलकार हैं, जिस तरह दीगर गुलकार जो हैं या दीगर हमारे आर्टिस्ट हजरात जितने मुख्तलिफ ममालिक से आए, जैसा अशरफ भाई ने बताया कि पाकिस्तान में नुमाइंद, इसी तरीके से पाकिस्तानी आर्टिस्ट और पाकिस्तानी गुलकार जो है वो दुनिया भर में जाते हैं और अपना लोहा मनवाते हैं। ना सिर्फ बल्कि अभी सऊदी अरेबिया में उनका जो नेशनल डे मनाया गया, और अभी मुख्तलिफ इवेंट्स उनके होते रहते हैं। अभी रियाद में भी होने वाला, जिसमें आसिम अजहर कुछ दिन बाद जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं, अच्छा बहुत से लोग तो जानते हैं, बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं यार अजहर वो ये आसिम अजहर की हमने सुना है भाई मिलियंस में है यार इनके। तो मैंने कहा यार आप सर्च करो, देखो बड़ा एनर्जेटिक बॉय है और बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत सा गाता है ये बंदा। कह रहे यार ये भी आ रहा है और क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो लोगों को बड़ा एक वो है, तो जिसके अच्छा दूसरे मुल्क में जाके जब कोई पाकिस्तानी को मिलता है तो एक बड़ा एक अलग खुशी सी मिलती है। तो साहब ये सब चीज़ें जो मोहब्बतें बांटती हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं, उसे ज्वाइनर्स को बरकरार रखें। साहब एक चीज़ है जैसे आपने कहा गैर मुल्की, मैं दूसरी खबर पर आ रहा हूँ, और दूसरी खबर ये है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का कराची में गैर मुल्कियों से लूट मार, जैसे आपने लोग आते हैं सॉफ्ट इमेज होना चाहिए, पॉजिटिव इमेज होना चाहिए, और जहाँ हम देख रहे हैं कि अब वो बल्ला आलम वो एक आध दो जद में बेचारे आ गए, लेकिन ये कि उनके सिक्योरिटी क्या वो ऐसे ही अकेले निकल जाते हैं? जो गोरा हमारे यहाँ अंग्रेज़ जो आते हैं, हमारे यहाँ यूट्यूबर्स आते हैं जो प्रमोट करते हैं पाकिस्तान को, क्या इसके बारे में? देखिए वो जब आते हैं तो मुख्तलिफ एरिया में भी जाते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां आप देखेंगे स्ट्रीट क्रिमिनल इजीली एक्शन कर रहे होते हैं। इवन के हमने खबरें भी चलाई, जो अभी मैं आज जाते हुए देख भी रहा था, कि डिफेंस में ले लें, क्लिफ्टन ले लें, जो हमारे पोश इलाके हैं, वहाँ इवन के सिग्नल पे रोक के जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं एक्शन कर रहे थे। इवन के उनको पता है, दे नो, वो जो एक नहीं लिखा होता है कैमरा लगा होता है, नीचे लिखा होता है कैमरे की आँख देख रही है, जी हाँ, वो उसके बावजूद नहीं डरते हैं। अच्छा। तो इसके लिए ये है कि हुकूमत सिंध जो एक्शन कर रही है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर। पहले रेड जोन में कैमरे लग रहे हैं तेज़ी से, क्योंकि खंबे लग रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी बाकी जो उसकी वायरिंग वगैरह ये सब हो रही है। तो अभी इनिशियल स्टेज पे तो आ गए हैं। अगर हम इस्लामाबाद और लाहौर में देखें तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट से की होने की वजह से ना वहाँ स्ट्रीट क्राइम्स कम होना शुरू हो गए, क्योंकि बुनियादी वजह है कि वो पकड़े जाते हैं। अब यहाँ पे भी जो आपके अब रेड जोन तो है, इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं, अगर वहाँ पे भी आपका CCTV कैमरे लग जाएंगे तो एक खौफ तो होगा स्ट्रीट क्रिमिनल्स को। लेकिन अगर इनकी आप बात करें जैसे VIP मूवमेंट की होती है या ये सारे, तो अगर हम यूट्यूबर और ये सब आते हैं ना, तो इनको भी जो हमारे हैं कोई ऐसे प्लानिंग करें, जैसे हमारी हाई जैसे चाइनीज़ आते हैं या दीगर आते हैं, तो उनकी सिख हज़रात बरादरी हमारी आती है, उनकी जो सिक्योरिटी के लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो जैसे मैं बताऊं कि बहुत सारे ममालिक में गैर मुल्की जाते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, तो अगर आप इंडिया जाए तो इंडिया जाके पुलिस रिपोर्टिंग करनी होती है। यहाँ पे भी है, कोई आएगा अगर इंडियन से, क्योंकि एक वो हो रहा होता है, उसके बाद ताकि मैं कहाँ रहा कहाँ हूँ सब पता होता है, फिर पुलिस वाले को चेक भी करना चाहिए। तो ये जो रिपोर्टिंग है इसके लिए फॉलो अप किसका काम है? पुलिस का काम है। और पुलिस का काम कितना करिए तो वज़ीर आला सिंध को भी पता है जनाब, उन्होंने IG साहब से तलब की तो है ठीक है। तो अब वो रिपोर्ट तो तलब की, तो बुनियादी चीज़ ये है कि उनको भी ये देखना चाहिए कि एज अ रिपोर्टिंग कौन वो ओवरसीज़ आया है और या बाहर से गैर मुल्की आया है, किस होटल में ठहरा है, कब आया है, ये सारी रिपोर्ट इनको डेली बेसिस पे आनी है। मैं मंथली वीकली नहीं, डेली बेसिस पे। इस शहर में आपकी रोज़ फ्लाइट्स आ रही हैं, इस शहर में आपके बाय रोड भी लोग आ रहे हैं। अब कोई लाहौर उतरा, लाहौर से यहाँ आ गया, तो आपके पास एंट्री निगरानी होनी चाहिए, कौन तो हमारे यहाँ एक प्लानिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी। और ये मैं बताऊँ, मैंने जब इंटरव्यू किया था, टाइम हो गया इसको, जो शुएब शड्डल साहब रहे हैं और वो PhD किया हुआ है क्रिमिनोलॉजी में। अच्छा। और जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो आंख में आंख देख के ना बिल्कुल यूँ करके बोलते हैं और बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। तो मैंने जब सवाल किया तो मुझे यूँ देख रहे थे वो। मैंने जी इस शहर में जो लोग आए हुए हैं गैर मुल्की, यानी मैं अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे थे, इमिग्रेट आ रहे ममालिक से आ रहे थे, उनसे पूछा मैंने क्या इनको हम कह रहे हैं कि ना गो अहेड देना होगा। और उन्होंने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है कि कहने कि हम पुलिस को बदनाम करते हैं, पुलिस में जहाँ काली भेड़ें हैं वहाँ अच्छी भेड़ें भी हैं, वाइट भेड़ें भी हैं, और आप उनको दें
पावर दें, फिर आप देखें कैसे ठीक करते हैं। कैसे ठीक करते हैं ये तो डिपेंड करता है आगे आने वाले वक्त में क्या क्या होता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ये सारे सिस्टम को बेहतरीन अंदाज में ठीक कर दे, दिलों में रहम डाले, मोहब्बत डाले और ये जाने कि जनाब अल्लाह की कैमरे की आँख तो देख रही है लेकिन अल्लाह की आँख भी अल्लाह तो देख ही रहे हैं। तो वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे प्रोग्राम सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं और आज सबसे प्रोग्राम में सिटी एट 10 में आप हम एक साथ हाज़िर हो चुके हैं एक खूबसूरत से आगाज़ में और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ख़बरें हम शामिल कर रहे थे, अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद थे। हम एक और शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है माशाल्लाह। आप जो हैं प्रेसिडेंट की हैसियत रखते हैं, ऑल पाकिस्तान ऑल कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? दिक्कत तो कारोबारी लोगों को इस वक्त है, आती रहती है। बिल्कुल। सर क्या हालात हैं ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग? लोग शादियां हो रही हैं, लोग सोना भी जमा कर रहे हैं, कोई कहता है डॉलर लेके, डॉलर तो खैर पता नहीं, तो कहने वो सर कि लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लॉट ले लूँ, ये कर लूँ। क्या हालात हैं इस वक्त ज्वेलरी और गोल्ड के इस वक्त? थोड़ा सा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और आपका चैनल भी माशाल्लाह गाए बगाए सारी सूरत हाल को कवर करता रहता है। तो देखिए गोल्ड की जो सूरत हाल है इस वक्त आपके सामने, जिस तरीके से तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त जो रेट आ गए और समझ लें 3 लाख के करीब करीब अब ये किसी वक्त भी क्रॉस कर सकता है, पहुँच सकता है। अच्छा, उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो खुसूसी तौर पे आप देखें कि जो आलमी हालात हैं, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, आलमी मार्केट का बढ़ जाना सही, और सबसे मेन वजह तो इस वक्त यही है। पहले सूरत हाल ये थी कि वो डॉलर जो है बेकाबू था, वो बस बदकिस्मती कह लें कि डॉलर को जैसे ही काबू किया वो आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ और उसके बाद जो है अच्छा पाकिस्तान में एक माशी तौर पे भी सूरत हाल ख़राब है, जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इस वक्त इंतहाई मुतासिर है। ख़ुसूसी तौर पे जो रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी है उसमें जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हुआ, उसके अलावा बिजली के जो बिल सबसे ज़्यादा, यानी एक फैमिली के लिए, घर के लिए भी और जो कारोबारी लोगों के लिए भी सबसे ज़्यादा जो तबाकुन सूरत हाल हुई है वो बिजली के बिल के हवाले से। इस सारी सूरत हाल को मजमूई तौर पे अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें ये सोने की कीमतें बढ़ने के बाद जब लोगों के पास देखें सोने की ख़रीदारी जो है वो तमाम ख़रीदारियों में तकरीबन आखिरी नंबरों पे आती है। सही, क्योंकि लोग पहले तो लोग अपने शौक़ में ख़रीदा भी, शौक़ क्या लोगों की ज़रूरत ही पूरी हो जाए सही तकरीबन लोगों की, तो वो बाद में शौक़ की तरफ जाएंगे। अब इस वक्त सोने पंजाब में तो आज भी साहब मैंने देखा है कि पंजाब में आज भी शौक़ बेतहाशा पाया जाता है। देखें वो तो मुख्तलिफ बिरादरियों के एक अलग सिस्टम है, निज़ाम है, और ये सोने का काम भी शायद अब तक मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता अल्लाह, अगर ये सिस्टम नहीं चलता बिरादरियों का कि वो सास बहू को देती है, माएँ अपनी बेटियों को सोना देती हैं। इसी तरह एक चलता चला आ रहा है, रिवायत चलती है। पहले तो आपको शायद अंदाज़ा ही होगा या पता होगा, हम सब यही के फैमिलीज़ हमारी ऐसी हैं, तो कई तोले 50-50 और 100 तोले तक भी सोना, 10-10 और 20-20 तोले तक सोना देते हैं और वही ट्रांसफ़र होता जा रहा है। अब कंडीशन ऐसी आ रही है कि लोग ख़रीदारी से ज़्यादा बेचने पे आ रहे हैं। अच्छा, बेचने की तरफ उसकी मेन ये समझने वाली बात है कि और अलमिया है कि औरतें ख़ुसूसी तौर पे इतना बड़ा उन पर बोझ पड़ गया है बिजली के बिलों का कि हमने देखा कि गले की चैन, कानों की बालियां, नाक की लौंग तक वो बेचती हैं कि इस कंडीशंस में, क्योंकि इस वक्त जो मिडिल क्लास तबका है उसको अपनी इज़्ज़त बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है इस सारी सूरत हाल में। जिस तरह लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, अब होता ये है कि एक महीने का जो अखराजात हैं उनके बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं, तो वो 1 महीने बिल नहीं भर पाते तो 2 महीने हो जाते हैं, 2 से 3 महीने हो जाता है और फिर वो चढ़ जाता है। फिर उसके बाद आपका पता है कि जब मिडिल क्लास तबके ख़ुसूसी तौर पर अपनी इज़्ज़त बचा रहे, कोई बिजली काटने के लिए आए बिजली वाले, तो फिर उनके पास हल नहीं है, उनके पास यही सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा भी दीगर ज़रूरियात हैं लोगों के। आप देखें कि बच्चों को तालीम दिलाना कितना मुश्किल हो जाता है, तो यही एक ऐसी चीज़ होती है। लोगों के पास अगर कोई प्रॉपर्टी होती है तो उसको तो फौरी बेच नहीं सकते, वो तो उनकी एक रिहाइश का मसला है, लेकिन ये एक ऐसा आइटम होता है सोने का आइटम कि वो फौरी के फौरी कैश है। अच्छा, अभी मैं एक ऐसी आपसे पूछूंगा कि अभी जो सूरत हाल है 2,85,000 रुपये का एक तोला
सोना पहुंचा 24 कैरेट जो है। तो कारोबार की क्या सूरत हाल है? आपका कारोबार जो खर्चे हैं, बिजली का बिल है, वहाँ लोग जो काम कर रहे हैं, कितनी दुकानें हैं कराची में, क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके कारोबार पर? देखिए कराची में ये 3 तबकात हैं हमारे तकरीबन। एक अपर लेवल का होता है, उसको आप 15-20% गिन लें। बाकी तकरीबन 60 और 50% जो मिडिल क्लास दुकानदार हैं, वो उसमें लोगों की अपनी भी दुकानें और किराए पे भी हो। और 25% तकरीबन हम ये समझ लें कि जो हमारा जो कारीगर तबका है, कारीगर तबका 50% था। सही। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल आई उसकी 2-3 वजूहत थी कि पहले हाथ के कारीगर बहुत थे, जब मशीनी काम आया और काम बढ़ता गया, रेट बढ़ता गया, तो उसके बाद जो है ना फिर कारीगरों को भी मुश्किल हो गई। तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ तरफ जो है ना समझ लें मुख्तलिफ काम शुरू कर दिए। अच्छा। तो अच्छा, ये इस वक्त जो आपने कहा कि किस तरीके से गुजारा है, देखिए काम तकरीबन 35 से 40% तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ठीक है। और बिजली के बिल आपको अंदाज़ा है किस कंडीशंस में बिजली के बिल आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बेच रहे हैं और खा रहे हैं, और इस कंडीशन में हमारे दुकानदार भी, कारीगर भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और इससे फ़ायदा जो है ना, बस एक तबाही के नतीजा ये भी है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। और हमारे इस सोने के कारोबार में सट्टा माफिया और सूद पे जो है ना ये कारोबार, जो सोने का मामला होता है, इन चीज़ों ने भी हमारे दुकानदार और कारीगर को तबाह किया। तो मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है वो यही है कि सोने के रेट बढ़ने की वजह से तकरीबन 40 से 45% ये काम मुतासिर हो गया है। अगर कोई इसकी हिकमत अमली नहीं बनती, और मैं समझता हूँ कि ये साल 1.5 साल में इसकी नौयत 70% जा सकती है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त माशी हालात भी ख़राब हैं। अब मुझे आप बताएं, जब सेल परचेजिंग का टर्नओवर नहीं होगा सही, तो क्या करेंगे? साइकिल नहीं होगी। मुझे अपने रोज़ के खर्चे पूरे करने हैं, तो जो चीज़ मेरे पास रखी है वो तो मैं बेच के खाऊंगा ना। सही। तो अगर ये टर्नओवर बेहतर हो जाता है, माशी मामलात बेहतर हो जाते हैं, मार्केट की कंडीशंस बेहतर हो जाती हैं, उम्मीद है, और उम्मीद पे कायम है। अच्छा, एक तो माशी सूरत हाल भी मसला है, उसके साथ जैसे हमारी टीम आती है आपके पास, लियाकताबाद और दीगर, तो अभी इश्यूज़ अगर देखें शहर के हिसाब से, जब हम आवाज़ कराची की आवाज़ है सिटी 21, तो हम जाते हैं तो शहर में हम जो शिकायतें आती हैं हम ये पहुंचाते हैं हुकूमत तक, वो भी नाराज़ होते हैं कि हम लोग ये दिखा रहे हैं। तो अब ये देखें कि क्या सूरत हाल है सड़कों की। जैसे हम देखें जो करीमाबाद मार्केट है, उसके उनके बिज़नेस पे कितना असर पड़ा है, फिर बाकी और मार्केट्स हैं, क्योंकि इधर के फेडरेशन हाउस के डिप्टी कन्वीनियर भी हैं। तो क्या शिकायतें आ रही हैं? फोकस क्या है कि कराची का जो माशी हब है, यहाँ तिजारती मराकज़ हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? सड़कें टूटी हुई हैं और यहाँ जो सूरत हाल है कोई सहूलत नहीं है, तो और आपसे कह रहे हैं टैक्स भी दो। सर यहाँ पे इन्हीं के सवाल पे अब हम ब्रेक लेंगे और जवाब फिर लेंगे हम बाद में, तो ताकि आप जो हैं कहीं ना जाएं। मैं आपको रखना चाहता हूँ जैसा क्वेश्चन, राइट? तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे वापस आएंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद हसीन कुरैशी मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट ऑल कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदर हैं। इनसे बात करेंगे, सवाल हमने जो छोड़ा था उसका जवाब आपकी तरफ। देखें, सड़कों की सूरत हाल का जिक्र हुआ। अच्छा, आप देखें कि इस वक्त पूरा स्ट्रक्चर तबाह है अगर सड़कों का हम देखें, और खुसूसी तौर पे मार्केट के अतराफ की सड़कें। कराची में ज़्यादा है ये सारे मामले। कराची में ये सर, कराची सबसे ज़्यादा माजरत के साथ। हाँ, अभी आप निकलें यहाँ से सिंध छोड़ के आगे निकल जाइए, आप सड़कें देखें क्या लाजवाब। वो जो भी जाता है वो देखता है तो फिर आके यही बात करता है। हाँ। अब कराची में खुसूसी तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और वो सर सीजनल होता है अशर भाई, वो सीजनल होता है। 10-10 साल बाद एक पैकेज आता है और तब ऐसे कराची को दोबारा सेट कर दिया। नहीं, वो 10 साल अब तो कोई बड़ा पैकेज आए हुए, शायद 2005-06 में कोई पैकेज आए थे, उसके बाद कोई बड़ा पैकेज मुशर्रफ के दौर में ही आया था। हाँ, फिर उसके बाद एक हुकूमत ने पिछली ने ऐलान किया था 160 अरब का, शायद कोई 1100 अरब सॉरी। तो इत्तेफाक से जिस दिन ये ऐलान होता था उस दिन में मैं किसी शो में ही बैठा था, तो मैंने कहा अल्लाह करे इस पर अमल दरामद हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल खुसूसी तौर पे, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की, मार्केट में देखें कारोबार की, जनरल कारोबार की पोजीशन इस वक्त ख़राब है। ठीक है।
और फिर प्लस अगर मार्केट के अतराफ़ खुसूसी तौर पे, अभी आपने देखा लियाकताबाद के हवाले से एक नाम आया था लाहौर से कि एक मार्केटों से ज़्यादा लियाकताबाद की मार्केट ने टैक्स दिया जी, पिछले साल आया। फिर अब करीमाबाद का जैसा जिक्र, खुसूसी तौर पे आप करीमाबाद देख लें, करीमाबाद वो इलाका है यहाँ पे भी ये भी मिडिल क्लास तबके का एक बेहतरीन, वहाँ पे भी आपको हर चीज़ मिलेगी, ज्वेलरी से लेकर और कपड़ा जूता चप्पल। और खसूसियत इसकी ये है कि लेडीज़ की सबसे बड़ी जो पहली मार्केट मीना बाज़ार जो है ना वो यहीं कायम है। हाँ, अब वहाँ पे एक अंडरपास की खुदाई करके और छोड़ दिया गया है, हाँ। और जितना टाइम दिया गया वो था, असल में सर बताया जा रहा है कि यहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, नहीं काम पता चले ना आपको, काम हो रहा है। काम हो रहा है। लेकिन देखिए मार्केट के अतराफ अगर कोई काम करता है, वो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि अगर वो साल का टाइम देते हैं तो 10 महीने में कोशिश करें कि उसको मुकम्मल करें। क्योंकि देखिए वहाँ हज़ारों लोग जो है ना अपना कारोबार कर रहे होते हैं, रिस्क हलाल कमाने आते हैं। इस वक्त उनकी कंडीशन ऐसी हैं कि आप जब वहाँ पे आएंगे, आपके चैनल से वहाँ कवरेज भी करिए, तो लोग इंतहाई परेशान हैं। एक साल से दुकानदार, क्योंकि अब जाने आने का रास्ता नहीं पे, धूल मट्टी और दीगर कोई मामलात हैं। वहाँ मुझे नहीं लगता कि 20-25% भी काम अभी मुकम्मल हुआ है, हालांकि एक साल का टाइम था। मज़ीद मुझे लगता है कि शायद ये साल 1.5 साल और निकल जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक अपील वज़ीर आला से करना चाहता हूँ कि खुसूसी तौर पे इसका नोटिस लें और दोनों अतराफ जो अंडरपास में जो हैं वो सड़कें बना दी जाएँ, ताकि जाने आने का कस्टमर्स के या गुजरने का रास्ता आ जाए, तो दुकानदार को कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है सहूलत मैसर आ जाए, जाने आने वाले कस्टमर्स को भी। और जब कस्टमर आएगा तो दुकानदार फिर भी कुछ उसके आंसू पूछेंगे। उसके साथ साथ आपने देखा कि अभी एक और सूरत हाल भी चल रही है कि वो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो खुद तौर पे न्यू कराची की 1100 दुकानों को इस वक्त नोटिस है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंक्रोचमेंट के नाम पे तो बहुत सारे काम हुए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर काबिल एहतराम है, जाहिर सी बात है, ऑर्डर पे अमल दरामद भी होना चाहिए। लेकिन अगर उनको बहुत सारी कंडीशंस और कई सालों से बैठे हुए हैं, मैं और ज़्यादा बात नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जब 1100 दुकानदार हैं, यानी कई हज़ार लोग वहाँ मुंसलिक हैं, और पीछे समझ लें अगर उनको पालने वाले वो लाखों लोग हो जाते हैं जो इस सारी सूरत हाल से मुतासिर हो जाएंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि मैं अपील करता हूँ कि कम से कम अगर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो कम से कम उनका मुतबादिल कोई प्लान दें, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करें। इतने अरसे से भी ये सारी सूरत हाल है ही ना, ठीक है, तो इसको फौरी तौर पे जो है अमल दरामद को रोका जाए। आखिर में मैं आपकी तरफ आऊँगा कि मुझे शॉर्ट टाइम है हमारे पास, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कोई क्या सिलसिले इसका क्या होता है, क्योंकि गोल्ड भी है, हम ये पेट्रोल भी देख रहे हैं बड़ा एक ख़ास। जी अभी जो हमने कल खबर दी है उसमें ये आई है कि पिछली 15 अक्टूबर को जो रेट आए थे तो इनलैंड फ्रेट मार्जिन जो है हुकूमत ने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का वो कम कर दिया था, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई थी। अभी जो प्रपोज़ल दिया है तो ये टेक्निकल है थोड़ा ना, अगर इनलैंड फ्रेट चार्जेस जो हैं गवर्नमेंट बढ़ा देती तो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। पर लीटर जो तजवीज़ दी है वो 78 पैसे और 23 पैसे, अच्छा 23 पैसे डीजल पर लीटर और 78 पैसे पेट्रोल जो है वो महंगा हो सकता है। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान ने या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि इनलैंड जो फ्रेट चार्ज है बरकरार रखें, तो जो पेट्रोल देखा जाए तो मतलब 3 रुपये 40 पैसे तक सस्ता होगा पर लीटर, अच्छा। और डीजल 3 रुपये 13 पैसे तक होगा। अब ये कोर्ट बॉल जो है वो हुकूमत की कोर्ट में है और क्या देख रहे हैं कि क्या फ़ैसला करते हैं, तो ये 31 को फ़ैसला आएगा जो अगले 15 रोज़ तक इस पर इत्तलाक होगा। चलें, अल्लाह ताला उम्मीद तो दुनिया कायम है और उम्मीद पूरी है कि अल्लाह ताला हमारे गोल्ड के रेट से चीज़ें और ताजिर बरादरी के लिए जो है मुश्किलात दूर हों। हुकूमत पाकिस्तान से हम सबकी रिक्वेस्ट है कि जो मामलात हैं, रोडों का बुरा हाल है, इनको ठीक किया जाए। हमारे भाई प्रेसिडेंट की हैसियत रखते हैं और कराची ज्वेलर एंड मैन्युफैक्चरिंग आज तशरीफ़ फरमा हुए थे मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अशरफ भाई सीनियर जर्नलिस्ट की हैसियत रखते हैं माशाल्लाह, आपका बेहद शुक्रिया, आपने तबसरा किया और आपने अपनी बात को आगे तक पहुँचाया हमारे देखने वालों को। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, और वक्फ़ा इसलिए ज़रूरी है कि आपको सोच विचार का टाइम मिल जाता है, हमें भी टाइम मिल जाता है, आपको भी वक्त मिल जाता है। तो हर मामलात में थोड़ा वक्फ़ा लीजिए, सब्र रखिए, तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा कीजिए और फिर इंतज़ार कीजिए, उस परवरदिगार से मांगते रहिए और फिर देखिए कि आपके लिए कैसे रास्ते हमवार होते हैं। बस दिल से मांगना है। वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर बेग आपके साथ साथ।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं और हम सब एक साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्क्रीन के तवज्जुह से आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें हमेशा कायम और दायम रहें और वो ख़बरें, वो तज्ज़िये, वो बातें जो आप इधर उधर से सुनते हैं, पे कन्फ्यूजन का थोड़ा सा शिकार होते हैं, पे कन्फर्मेशन लेने के लिए या तो औरों का सहारा लेते हैं या अखबारात या पे न्यूज़ चैनल्स का। तो हमारी कोशिश रहती है सिटी 21 के तवज्जुह से कि आप तक वो तमाम वो ख़बरें सच्चाई की बुनियाद पर हम पहुँचाएँ और अपने सीनियर मोस्ट सीनियर जो काबिल लोग हैं हम उनको यहाँ तशरीफ़ फरमा करके उनसे गुफ्तगू करके और आपको सीखें और सिखाएँ। बात कर रहे हैं बर्दाश्त की, बात कर रहे हैं माशरे में जो बर्दाश्त, अदम एतमाद, बात करें कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हम माशरे में अमन और मान और पुरसुकून ज़िंदगी के लिए सब्र, तहम्मुल और रवादारी के कल्चर को फ़रोग़ देना होगा। बात यह कि जब तक नहीं होगा तो सुकून कैसे आएगा। हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। घरों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक रवादारी का शदीद बहरान दिखाया जाता है। न सिर्फ बल्कि घरों में छोटी छोटी बातों पर भी जो है वो अब तक कलामी हो जाती है। अगर बाहर आप सड़क पर ही अगर आ जाएं और आपस में गाड़ियाँ टकरा जाएँ तो उस पर भी ठीक ठाक लड़ाई देखने को मिलती है। थोड़ी सी बात बर्दाश्त नहीं होती। अब हमारे अंदर बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अगर कोई बड़ा आपको सिखा रहा है तो वो सीखने से आप उलझन का शिकार अपने आप को, नहीं साहब मैं ठीक है मैं जानता हूँ, मैं अच्छा चलें, कोशिश कीजिए बंदा किसी तरीके से चला जाए। लेकिन आपने सीनियर से जो सीखना है वो आज जहाँ हमारे माँ बाप हों, हमारे बड़े हों, हमारे असातिज़ा हों, हर मोड़ पर जो कुछ सीखने का आज मौका मिल रहा है, यकीन जानिए सीख लीजिए। उसके बाद ये वक्त नहीं आएगा, ये वक्त नहीं आएगा। फिर आप इतने परेशान होंगे कि मैं आखिर किसके पास जाऊँ, कौन सी किताब खोलूँ, कौन सा गूगल करूँ, किसके पास जाके मैं इस चीज़ का मशवरा करूँ। मेरे अंदर सब्र नहीं, मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं रहा। तो बात इस बर्दाश्त को बर्दाश्त रखिए, क्योंकि हमारे सब्र बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने हर जगह कुरान मजीद में भी फरमाया है कि सब्र रखिए और सब्र के बाद फिर देखिए आपके रास्ते कितने हमवार हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। रस्सी को अल्लाह ताला की मजबूती से थामे रखिए, यकीन जानिए फिर आपके मामला कैसे सीधे होंगे आपको पता नहीं चलेगा। आज हमने जो है मधु किया है अपने स्टूडियो में और हम कितने बेहद शुक्रगुजार हैं कि अपने कीमती वक्त में से तशरीफ़ लेकर आए। और डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब नामी गिरामी शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर कैसे, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम ही काफ़ी है, वो कहते हैं नाम ही काफ़ी है। क्या कहने सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ फरमा। नासिर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अनीला मुख्तार साहबा और मुख्तार साहबा जो कि आप KU में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत रखती हैं, साइकोलॉजी में बड़ी अहम महारत हासिल करती हैं। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको भी वेलकम करें, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। तशरीफ़ ठीक है, खैरियत से हैं सब माशाल्लाह। कैसा दिन गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है। और किस तरीके से सर मोहित साहब आपसे शुरुआत करते हैं, फिर मैडम से आपसे भी, आप फिर दोनों के सवाल की कोशिश कीजिएगा। माशाल्लाह आप तो, मैं चाहूँगा मैं भी आज आपसे सीखूँगा और कोशिश करेंगे हम सब मिलकर जो है सीखें, इसमें कोई वो नहीं। साहब अदम एतमाद, बर्दाश्त, माशरे में तब्दीलियाँ, गुरबत, अफलास, अब बहन भाइयों में भी वो मोहब्बतें, वो चीज़ें, लहजा लिहाज कहाँ जा रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए पहली चीज़ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली चीज़ तो ये कि अदम बर्दाश्त का ताल्लुक नफ्सियात और आसाब से है। ठीक। जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा लोग पेशेंस होते हैं, पेशेंस होता है उनमें, बर्दाश्त होती है, एक भूटान है और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आम तौर पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, हर कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करता है। इसकी वजह लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक। अब जहाँ हम पिछले ये चंद सालों से ये बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है कि आप किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, आप किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करते, सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करते, आप रेड सिग्नल को बर्दाश्त नहीं करते, आपका पॉसिबल हो चला जाए, आप वन वे को बर्दाश्त नहीं करते, आप चाहते हैं मैं तोड़ दूँ वन वे। ये चंद सालों में बहुत हो गया है। थोड़ा सा जायज़ा लें कि पिछले 20-25 साल में पाकिस्तानी अवाम में हुआ क्या। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपकी लाइफ के अंदर मुश्किलात बढ़ जाएं, आपके घर में पानी ना हो, आपके घर में बिजली ना आए, बिल ज़्यादा आए, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो, सुनवाई कोई ना हो, कोर्ट के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा हो, आपके मकान पे कोई कब्ज़ा कर ले, या मालिक मकान है, आपने किसी को किराए पे दिया, वो खाली नहीं कर रहा। ये मल्टीपल इश्यूज़ जब बढ़ जाते हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, माशरती इश्यूज़ हैं, तो ये स्ट्रेस देता है आपकी आसाब को, नर्वस सिस्टम। ठीक। जब आसाब को स्ट्रेस देता है तो इवेंचुअली वो जो एबिलिटी इंसान की होती है लेट गो करना, दरगुजर करना, छोड़ देना, कोई बात नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। सर तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है उनको नफ्सियाती और आसाबी बीमारी बन चुकी है
ये जो इस वक्त अदम बर्दाश्त है, और इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे कोई मुहिम चलानी पड़ेगी। ये छोटी मोटी बातों से ये नहीं जाती, बीमारी की तरह है। बाज़ बीमारियाँ ऐसी है कि आप साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेनी पड़ती है। बाज़ बीमारी ऐसी है साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डिपेंड करता है बीमारी का नेचर क्या है। तो अगर तो बीमारी ऐसी है कि जिसके लिए बहुत बड़ा आपने एक काम करना होगा कि जिससे लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा हो कि जिनके आसाब मजबूत हो, उनके जहन के अंदर ये तब्दीली आए। असल में इमोशनल इंटेलिजेंस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर। उसके अंदर एक वर्चू या क्वालिटी है, उससे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसको उर्दू में हम सब्र कह सकते हैं। सब्र एक क्वालिटी है, हर एक में नहीं आती, या तो तरबियत से आती है या फिर इन बिल्ड आपके अंदर सब्र होता है। सब्र और अदम बर्दाश्त में बड़ा फ़र्क है। बर्दाश्त टेम्पररी होता है। फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो मैं बर्दाश्त करूंगा उस पेन को, राइट, वो सब्र नहीं होगा। ठीक है। सब्र किसी बड़े मकसद के लिए किया जाता है सही कि जी मैं रज़ाए इलाही पे राज़ी हूँ, क्या बात। इसलिए मैं सब्र कर रहा हूँ, वो सब्र है। ठीक है। सब्र और बर्दाश्त में तो मेरे ख्याल में माशरे में जो हालात हैं, डॉक्टर साहब अभी फिर सब बताएंगी इसको, कि अब ये हालात ऐसे हो गए कि अब आप देखें सिर्फ कि गाड़ियाँ पार्क होती है उसमें लड़ाई हो जाती है, बच्चा स्कूल से देर से आया तो माँ बाप जो है वो लड़ना शुरू करते हैं गार्ड के साथ। इंटरनेट 3 दिन से मेरे घर में 3 इंटरनेट है। अच्छा 3, राइट, क्योंकि मैं ऑनलाइन वेबिनार्स करता हूँ। जी जी जी। अब मुझे बताइए, मैं कॉल को थक गया, मैंने कंप्लेन कर दी, 3 दिन से मेरे इंटरनेट ठीक नहीं हो रहे, मैं किसके पास जाऊँ? अब क्या होगा? मुझे गुस्सा आएगा, मेरे आसाब पे बोझ पड़ेगा, मैं रिएक्ट करूँगा। ठीक। तो ये हम सब के साथ ये है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि इस मुश्किल के अंदर हमें गुज़र बसर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, जिसकी वजह से हमारे आसाब पे बोझ है। मैडम की तरफ आएंगे। मैडम, डॉक्टर अनिला साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर साहब ने जैसे अर्ज़ किया, मोदी साहब ने, कि हमारे यहाँ छोटी छोटी अब बातों पे हम बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। अब नौजवान तबका है, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ब्राइट पाकिस्तान। आप पढ़ाती भी हैं माशाल्लाह, तो कैसे स्टूडेंट अब वो हैं जो एक ज़माने में जी मैडम प्लीज़, या कोई फ़ौरन क्या किस तरह माहौल अब चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं नौजवानों को आप किस तरफ देख रही हैं? द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान 5 साल 10 साल बाद हम कहाँ हैं? अज़र, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, मदऊ करने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपने जो सवाल किया है वो बिल्कुल सही है। करंट सिचुएशन को देखें तो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान में यूथ जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा है, तो आप शायद उसी हवाले से जो है वो बात करना चाह रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर यकीनन हमारा वास्ता जो है वो नौजवान नस्ल से है, और आपकी ऑब्ज़र्वेशन और मेरी ऑब्ज़र्वेशन बिल्कुल एक जैसी है कि फ़र्क है अच्छा पिछली जनरेशन या जनरेशन्स से, अच्छा, और आज की जनरेशन में फ़र्क है। ठीक है। और जनरेशन का जो फ़र्क है वो मुख्तलिफ़ हवालों से आपको नज़र आएगा। वो हम कभी बैठते हैं तो एक वक्त आता है हम कहते हैं कि जी इंटेलिजेंस जो है वो बच्चे इस्तेमाल नहीं करते, जो है वो अदम बर्दाश्त वाली चीज़ है कि वो अपनी नहीं इंटेलिजेंस जो है वैसे, क्योंकि गैजेट्स और आपका मीडिया और ये इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि शॉर्टकट्स की तरफ जो है वो, तो ये एक एलिमेंट आपको पढ़ाई में नौजवानों में एक डिफरेंस नज़र आएगा। इम्पल्सिविटी जो है वो नज़र आएगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि सर ने बहुत सारे वजूहात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। हम सब जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें माशी है, माशरती है, आपने कहा स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, माली बहरान है, स्ट्रेसर्स बहुत सारे हैं जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन जो है वो पैदा होती है और फिर लोग अदम बर्दाश्त का जो है वो मुजाहिरा करते हैं सड़कों पे, घरों में, सब कुछ। मेरा बहसियत माहिर नफ्सियात और स्पेशली जो मेरा एरिया है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इस तरफ हम जो है वो देखें, जो आज की नौजवान नस्ल है उसके वालिदैन कौन हैं, ठीक है, और हमारे वालिदैन क्या थे। तो मेरा ख्याल है आपका सवाल बच्चों के फ़र्क के बजाय, ये हम बहुत पूछते हैं कि आजकल की नस्ल में क्या फ़र्क है, मैं समझती हूँ आप ये पूछिए कि आजकल के वालिदैन में क्या फ़र्क है और पीछे जो वालिदैन थे उनमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, इसी का जवाब आप मुझे दीजिएगा प्लीज़। कॉलर हैं हमारे साथ, जानते हैं वो क्या कह रहे हैं कि क्या। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अजहर भाई, कैसे हैं आप? सर करम वालेका, दुआएं चाहिए। माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें मोरल लेसन सर कोशिश करें। फिर आज मैं चाहूँगा कि मेरा नाम जो है ना डॉक्टर मुईज़ नहीं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
याया भाई, अच्छा, याया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मेरा दिन बन गया आपको देख के, मैं बड़ा चाहता था कि इस T21 पे आप आए। अजहर भाई ने आपको बुलाया, मुझे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका। अजहर भाई, डॉक्टर साहब की डिफरेंट बातें, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की एक अपनी डिफरेंट बात नहीं है कि डॉक्टर बहुत क्लियर बात करते हैं और किसी लगी लिखी नहीं रहते और अपने डोमेन में रहते। कभी भी इन्होंने मजहब के बारे में जो इनका डोमेन है उससे बात नहीं की, बहुत बैलेंस बात करते हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और जब से टीवी में आ रहे हैं मैं इनसे हमेशा कनेक्टेड रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने हम्बल आदमी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इनकी मैसेज किया और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये उनकी बड़ाई है। और डॉक्टर अनिला को मैं सलाम करना चाहूँगा, जाहिर ये पढ़ाती है, उस्ताद है, हमें उनकी रेस्पेक्ट हमारी दिन में। मेरे दो सवाल है, दोनों से मैं पूछा। डॉक्टर से मेरा सवाल ये, डॉक्टर बात ये है कि अदम बर्दाश्त सारी बातें बढ़ता जा रहा है माशरे में। आप क्या समझते हैं समाजी नाइंसाफी या कानून की इम्प्लीमेंट नहीं होना? जैसे अब हम सड़कों पे जाते हैं, जब आप कानून नाफिज नहीं करते तो जाहिर बात है लोग 10-10 रुपये में दिखते हैं, तो हमारा मिजाज भी वैसे ही बन जाता है, हम उस पर फॉलो नहीं कर रहे थे। या मैरिज की फीलिंग होती है तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। तो इंसाफ कितना इंपॉर्टेंट है इस माशरे में, ये डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। डॉक्टर साहब बात ये कि वी आर लिविंग इन 2024, ठीक है, आपने पेरेंटिंग की बात की, डेफिनेटली मैं अपने वालिद को आइडियल करता हूँ, लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं रह रहा हूँ, मेरे बच्चे आज कंप्यूटर के दौर की पैदावार है, वो सवाल करते हैं और हमें इसके जवाब देने की अहलियत होनी चाहिए। जो हमारा जो डिफरेंस है ना जनरेशन गैप का, जो है उस लेवल पे जाके उनको बात करनी चाहिए, हमें उनके सवालों से इरिटेट नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू सजेस्ट द पेरेंट्स 3 tips टू टैकल देयर चिल्ड्रन? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके दोनों सवाल बहुत ज़बरदस्त हैं। मुझे पीछे से आवाज़ आ चुकी है कि हम यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जवाब लेंगे। तो वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, थोड़ा समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद फिर जवाब भी देंगे और आप भी सोचेंगे इस बारे में कि हमने अपने आप को कैसे इन चीज़ों से लेकर अच्छे तरीके से चलना है। वफ़े के बाद वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है और अदम बर्दाश्त और माशरे में बढ़ती हुई मेरा रवि और थोड़ी थोड़ी छोटी बातों पर आपको किसी सीनियर की समझाई हुई बात भी अब थोड़ी सी डिफरेंट लगती हुई दिखाई देती है। मैं सब की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ। और क्यों हो रहा है? क्या जनरेशन गैप है? क्या पेरेंट्स के बच्चों को उसके हिसाब से नहीं लेके चल रहे जैसे हमारे पेरेंट्स से? क्या वजह है? ये सब बातें करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब मौजूद हैं और डॉक्टर अनिला साहब। सर कॉल थी याया साहब की जी, तो प्लीज़ थोड़ी सी तमीज़ बांधूंगा, बैकग्राउंड समझाऊंगा। एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे वाइकिंग्स, वो 3 दफ़ा मैंने देखी है। उसको देखने के बाद अंदाज़ हुआ कि इंसान इतना जालिम, जाबिर और इतना ख़तरनाक हो सकता है कि नहीं। उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जायज़ा लिया। नॉर्वे से आए थे क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल था वो इतना अच्छा नहीं था, बारिश बहुत होती थी, सर्द बहुत थी, तो ये सारे जहाज़ों में निकलकर आसपास के एरिया लूटते थे, खासकर इंग्लैंड का। सर आज दुनिया की महज़िब तरीन कौम है, इतनी कौम है कि वहाँ पे जो जेल है उसमें दीवारें नहीं है, सही खुली है, ठीक है। एक शख्स को पकड़ा गया जिसने 12 स्टूडेंट्स को कत्ल कर दिया। अच्छा, ठीक है, 12 यंगस्टर्स यूनिवर्सिटी को उसको कत्ल कर दिया। केस चला, उसके बाद उसको उन्होंने एक जगह पे बंद कर दिया। जज ने फैसला ये किया कि ये उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक हमें यकीन ना आ जाए कि ये शख्स अब माशरे के लिए ख़तरा नहीं है। ठीक, यानी 5 साल 10 साल के बाद उसको छोड़ देंगे माशरे में क्योंकि यकीन है कि ख़तरा नहीं है। ठीक। तो अब जो सवाल इनका है याया साहब का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ जहाँ माशरा बिगड़ता है सर, वहाँ उसकी पहली रीज़न सबसे बड़ी अदल इंसाफ की ना होना है। सबसे, सिर्फ इंसाफ नहीं, दोनों में फ़र्क है। अदल हो फिर इंसाफ हो, बग़ैर अदल के इंसाफ नहीं हो सकता। तो अदल इंसाफ का वर्ड यूज़ होता है। अब जहाँ पे अदल इंसाफ नहीं होगा वहाँ गुर्बत होगी, वहाँ क्राइम्स होंगे, वहाँ हर किस्म की चीज़ होगी। तो यस, पाकिस्तान के साथ कई सालों से एक सिलसिला ये चलाया गया है कि जी आपको इंसाफ नहीं मिलता। अगर 20 साल आपने इंतज़ार किया, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। 12 साल से केस लड़ रहा हूँ कोर्ट में। मेरी जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे, मेरी ऑफिस है वहाँ पे, किसी ने फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाए, उन लोगों का पता नहीं है, नादरा में कार्ड जाली है, उसके बाद 12 साल से आज तक जज फैसला नहीं कर सका। अब मुझे बताइए, मैं 6 वकील तब्दील कर चुका हूँ, लाखों रुपए वकील को दे चुका हूँ। अब एक वक्त आता ना कि मुझे शदीद गुस्सा आता कि यार क्या निज़ाम क्या है, क्या मैं वकील की जगह जज कर लूँ, क्या करूँ मैं? तो ये सारी चीज़ें, इंसाफ इज़ द मेन थिंग। अगर अदलो इंसाफ माशरे में नहीं होगा,
हर बुराई जो है वो बाहर निकलेगी, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। बेशक। तो सिर्फ हदलो इंसाफ नहीं, वक्ती तौर पर नहीं, फौरी इंसाफ होना चाहिए, फौरी अदल होना चाहिए। तो फिर आपके अंदर बर्दाश्त, देखें दुबई में क्यों नहीं होता, दुबई में गलत पार्किंग क्यों नहीं करता, क्योंकि डंडा है ना। तो यहाँ डंडा नहीं है, इसलिए कि डंडे के ऊपर जो शख्स होता है जो कि फैसला करता है कि किसको सज़ा देनी है, वो फैसला नहीं कर रहा। तो आपको आज़ाद है, आपकी जो मर्जी। अभी मैं आ रहा था, मेरे साथ ही एक गाड़ी गई है, डबल कैबिन, 4 बंदे क्लाशनिकोव लड़के बैठे हुए, उसके पीछे एक और सफ़ेद गाड़ी थी, या तो किसी वडेरे की होगी। अब मुझे समझ में नहीं आती कि जब तमाम शहरी हुकूक के हवाले से बराबर है, तो एक गाड़ी को अब इजाज़त क्यों देते हैं कि वो जो मर्जी चाहे सिग्नल तोड़ के चली जाए, जस्ट बिकॉज वो कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई मिनिस्टर है? क्यों ऐसा है? इक्वलिटी होनी चाहिए, बस नहीं है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके आसाब पे, आपकी न्यूरोलॉजी पे इतना बोझ है कि अब आप और डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, डेफिनेटली इस पे आगे तवज्जो। ये जो आपका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, स्टूडेंट्स की ये हालत है कि आप पढ़ नहीं पाते, क्योंकि नॉर्मल होना चाहिए 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट एडल्ट का, नौजवान एडल्ट का। आज ये स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन 5 मिनट से कम हो गया, और बिल्कुल सही है, रील्स की वजह से ये मुसलसल जो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं, आपका ब्रेन ट्रेन ही नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? जी प्लीज़ मैडम। कॉल से थे यायूब भाई, और वो यही कह रहे थे कि जनरेशन गैप, जो पहले के माँ बाप, आपके माँ बाप, जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, क्या इस वक्त सूरत हाल है? आपने कई अरसे से बच्चों को पढ़ाती आ रही हैं, एक जनरेशन चेंज होती जा रही है वक्त के साथ साथ। अब राइट नाउ 2024 में इस वक्त खड़े, देखिए 2024 के अंदर जो इस वक्त जनरेशन हमारे सामने है ना, उनके जो माँ बाप हैं जी, वो उनके वालिदैन ने भी गैजेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, इंटरनेट आ चुका था, ठीक है। तो ये एक ऐसी जनरेशन है जिसको मालूम भी है और इतने एडवांस नहीं है जितनी आज की जनरेशन है, ठीक है। सो जो मैं वक्फे में जो बात कर रही थी वो इस हवाले से थी कि आपकी जनरेशन इस वक्त जो है वो अपनी जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो किस तरह से सर अंजाम दे रही है, तो उसको आपके जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से डील कैसे कर रहे हैं। और अगर आप बचपन से उनको देखें, ये जो माँ बाप, जो वालिदैन हैं, ये फ़र्क जो पुराने मतलब लाइक जो एक आज जो है वो 60 साल का और 70 साल के वालिदैन हैं जिनके बच्चे हम, और उनसे आगे जो है वो फिर जनरेशन 20 साल की खड़ी है, तो फ़र्क ये है कि हमने अपने रोज़मर्रा के मामलात में कुछ चीज़ें तब्दील की हैं। एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जी बिल्कुल, अपनी ज़रूरत के लिए और शायद ट्रेंड्स के लिए, ठीक है। तो वो एक ट्रेंड ये भी आता है कि आप जो है वो यू बिकम रिएक्टिव, आप रद्द-ए-अमल ज़रूर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मतलब आप अपने बच्चे को इस नाम पे कि हमारा बच्चा जो है दब्बू ना बने, हमारा बच्चा जो है वो चुप ना बैठा रहे, तो इसको सिखाना होगा, इसको बोलना सिखाना होगा, इसको अपने हक़ के लिए लड़ना सिखाना होगा। मगर आपने ये तो बता दिया कि बेटे अपने हक़ के लिए लड़ो, मगर कैसे लड़ो ये नहीं बताया। तो हमारी पेरेंटिंग में इस चीज़ का फुकदान है जिसको कहते हैं मॉडलिंग। अच्छा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देखें तो अमल से उन्होंने सिखाया था, यही तदरीस का तरीका है जो कि वालिदैन ने भी अपनाना है और उस्ताद ने भी अपनाना है। उसके अपने अमल से जो चीज़ झलकेगी वो यंग जनरेशन देखेगी। तो यंग जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स में भी ये देख रही है अदम बर्दाश्त। स्कूल की तरफ से कोई कंप्लेन आ गई, बेटा मैं कल जाके मैं जरा पूछता हूँ, राइट। मैं बिल्कुल जो है वो इस चीज़ को हम देखते हैं, हाउ डेयर दे, कैसे उन्होंने कैसे कर दिया। अच्छा, किसी बच्चे की आवाज़ आ गई, मतलब पता चल गया कि किसी बच्चे ने बुली किया है या किसी ने कुछ कहा, मैं कल जाके जो है वो फ़ौरन फ़ोन भी हो जाएगा और आप अगले दिन पहुंच भी जाएंगे। आप मामले की तय आप बच्चों से पूछे, डिस्कशन होगी, एक तरीक़ेकार होगा कि हो सकता है ताली दोनों हाथ से नहीं बजती, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हमारा बच्चा भी इन्वॉल्व हो। तो जब हम रिएक्टिव होते हैं ना, तो हम अदम बर्दाश्त का मुजाहरा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि हम बहुत डोमिनेटिंग हैं, या हम जो है वो पावर में हैं और स्कूल वाले हमारी सुनेंगे, या मोहल्ले पड़ोस में लोग जो हैं वो हमारी सुनेंगे। इवेंचुअली जब आप इस तरह की चीज़ें इम्पल्सिव, फिर प्लस गैजेट्स आप दे रहे हैं जी, ठीक है, आप खुद दे रहे हैं बच्चे को वो जो रील्स जो मैंने बात की कि आप जो है स्पैन कम कर रहे हैं, रील्स बच्चा एक लम्हे के अंदर, तो वो फोकस नहीं कर रहा किसी भी चीज़ पे, प्रॉब्लम पे भी फोकस नहीं है। जब वो एक रील पे फोकस नहीं है तो प्रॉब्लम पे भी फोकस नहीं है, सोल्यूशन भी नहीं। इवेंचुअली ये तमाम चीज़ें जो हैं जब आपके, और फिर पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, जैसा सर ने कहा, उनको जो है वो माली बहरान का शिकार है, उन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, वो तमाम चैलेंजेस जो पहले के माँ बाप के पास थे उससे कई ज़्यादा चैलेंजेस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आजकल के वालिदैन
कई ज़्यादा चैलेंजेस, अच्छी तालीम दिलवानी है, अच्छे स्कूलों में दिलवानी है, अच्छे जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे को जो है वो करना है, बच्चे के पास आसाइशें जो हैं वो पूरी मुकम्मल हों, ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा किसी से कमतर महसूस करे। इवेंचुअली दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो अपने बिहेवियर से चीज़ें जो हैं वो बच्चे के सामने मॉडल करते हैं। अब बच्चे को ये नज़र आ रहा है कि अच्छा हर चीज़ का रिएक्शन ऐसे ही देना है, फ़ौरन देना है और लाउड देना है। तो इवेंचुअली वो जब वो रिएक्ट करता है ना तो वो फिर जाके दूसरे को बुली करेगा, वो जाके 4 सुना देगा, क्योंकि और आप फ़ख्र फील करते हैं आप। मैंने बाज़ाब्ता वी आर डीलिंग विद द केसेस जिसके अंदर पेरेंट्स जो हैं वो आके कहते हैं कि जी हम नहीं चाहते हमारा बच्चा किसी से दब के रहे। अच्छा, ठीक है, वन ऑफ द पेरेंट स्टेटमेंट है। फिर आपका क्या जवाब क्या होता है भाई से टीचर? कि मुझे इस बात की इस कदर खुशी है कि मैंने अपनी बच्ची को इस तरह परवान चढ़ाया है कि अगर इसको कोई कुछ कहेगा ना, ये 2 लगा के ही आएगी। अल्लाह। अब आप ये वर्बेटम, ये अब्यूजिव लैंग्वेज है, जी, ठीक है, ये सिर्फ अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, ये एक ट्रेंड है, एक एटीट्यूड है जो आपने डेवलप किया, ठीक है, बच्चे के अंदर। सो जो आप करते हैं वो बच्चा करता है, ये पहली बुनियाद पड़ती है अदम बर्दाश्त की। उसके बाद जब बच्चा माशरे में जाता है ना तो उसको एक तर्ज अमल पता है कि ये इस टिट फॉर टैट, ये जवाब देना है, सुनना नहीं, समझना नहीं, वक्फा नहीं देना। सर ने कहा था डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये पेरेंट्स की तरफ से एक और जो याया साहब ने सवाल किया कैसे मुख्तलिफ है। तो हम नो कहना भूल गए हैं बहैसियत वालिदैन। हम बच्चे को नो नहीं करते, बच्चे को ये भी चीज़ चाहिए, बच्चे को ये चाहिए, उसको दोस्त के घर जाइए, उसको बर्थडे पार्टी में जाइए, उसको ये फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है, इस वक्त मेरे पास ये वाला मोबाइल है, मुझे तो उससे अच्छा मोबाइल चाहिए, भाई के पास इतना है तो मेरे पास ये वाला क्यों नहीं है उनके पास। सो हम नो नहीं कहते, हम बच्चे से फ्रेंडली होने वाला जो ट्रेंड हमने अपनाया है ना वालिदैन ने, उसने गैप ख़त्म किया है और उस गैप को ख़त्म करने के लिए हमने चीज़ें प्रोवाइड करनी शुरू की। डॉक्टर साहब आपसे कहूँगा, मैडम ने सर्च किया कि एक जनरेशन गैप गैजेट्स का दे देना, ख्वाहिशात का पूरा कर देना। हमारे दौर मुझे याद है कि जब मुझे साइकिल चाहिए थी तो मेरे वालिद ने कहा था पहले फ़र्स्ट पोजीशन लेकर आओ, उसके बाद बात करना। आज के दौर में बाबा वो उसके बाद फलां आईफोन है, मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। बाबा सारी ख्वाहिशात पूरी करते लेकिन बाबा फिर भी कुछ नहीं करते। वो जो एक तक़द्दुस है, वो एक मोहब्बत, एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है माँ बाप का, इससे मैं समझता हूँ इनसे अच्छा खूबसूरत रिश्ता मैं नहीं समझता कहीं दुनिया में मिल पाएगा। कमरे में अगर वालिद आ जाएं तो आजकल के बच्चे माजरत के साथ कि हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगने लगा है। अब बेटा ये ऐसे क्यों, हमें उनकी बेटा एक्स्ट्रा लाइट क्यों जल रही है, अगर ये भी कह दें अच्छा वो मैंने अभी जलाई तो थी, मैं बंद कर दूंगा ना, तो फेस पे भी एक ऐसा लुक होता है कि वालिद भी बेचारा परेशान हो जाता है। तो सर ये अगर इस तरह रहा तो ये तो फिर हम जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जो सब चीज़ें हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आपकी जो है ना, इसने आपके माशरे को बर्बाद कर दिया। ठीक, ये आज़ादी जिसकी बात कर रहे हैं, आज़ादी इस तरह नहीं होती कि आप माँ बाप के साथ इस तरह बात करें। को सब्र की देवी कहा जाता था। अच्छा। मैंने सारी ज़िंदगी सब्र की इंतहा देखी हूँ सर। मेरे वालिद थोड़े से हाइपर थे। अच्छा, हाइपर इन सेंस के जल्दी काम करना, वक्त पे सोना, वक्त पे जागना, उस किस्म की चीज़ें। अब बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त था कि माँ साबिर, बाप हाइपर एक्टिव, दोनों में एक अजीब सा बैलेंस हो गया था। अब ये जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है आपका, चाहे वो इंटरनेट के ज़रिए आया हो, मूवीज़ के ज़रिए, उसने आपके दिमागों को ख़राब कर दिया। ठीक है। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि किसी ने कहा कि जी मैंने अपनी बेटी को ऐसे सिखा दिया है कि अब किसी के सामने वो दबेगी नहीं और टिट फॉर टैट करेगी। ये आधी तालीम थी। आधी तालीम ये देनी थी कि कहाँ ये चीज़ यूज़ करनी है। विजडम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो माँ बाप ने नहीं दिया। माँ बाप ने ये तो सिखा दिया कि तुम जो करोगे हम तुम्हारे पीछे। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत बुरा है। वेस्ट से अच्छी चीज़ें सीख ले, टेक्नोलॉजी ले लिया, मगर वेस्ट के रवैये बड़े डिफरेंट हैं, बड़े डिफरेंट रवैये। उनके बिहेवियर्स, उनके एटीट्यूड, उनका रहन सहन, उनकी सोच बड़ी डिफरेंट है। आप सोचें कि 18 साल का बच्चा होता है, अपने लिए घर घर चला जाता है और वो अलग से रहता है। एक केस मेरे पास अभी रिसेंटली बड़ा इंटरेस्टिंग आया। नैरोबी में एक फैमिली रहती है, अफ्रीकन्स हैं। अच्छा। उनका बेटा किसी और शहर में काम करता था, वहाँ से उसकी जॉब शिफ्ट हुई, तो माँ के पास जो घर है वो शौहर डेथ हो चुकी है, 6 बेडरूम का आलीशान घर है। अच्छा। रिच पीपल। अच्छा। बेटा माँ के साथ रहता है तो माँ कमरे का किराया लेती है उससे। ये वेस्टर्न थॉट है। ठीक है, लेती है, उसकी मर्जी। मगर ये हम ये चीज़ सोच नहीं सकते। उनके नॉर्म्स हैं। उनके नॉर्म्स हैं। दूसरी जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ जिस पे आप सोचना होगा वो ये हो गया कि आजकल ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ADHD का शिकार है। हाइपर एक्टिविटी होती है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम फास्ट फूड का है। ओके।
ये फास्ट फूड में जो केमिकल्स होते हैं वो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वेस्ट में तो हद हो गई है। ADD, ADHD बीमारी इतनी कॉमन है, उसमें स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर तो हम अपने बच्चों को खुद हम घर पे, अगर मैं कभी कभी ठीक है आपने पिज़्ज़ा मंगवा लिया, कभी क्या चीज़ मंगवा ली, मगर रेगुलर ना बच्चों की आदत डालें। इवन यंगस्टर शुड अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, वंस इन अ वाइल इट्स ओके। फिजी ड्रिंक्स, अल्लाह, ओहो आपको अंदाज़ा नहीं आपके साथ क्या करेगी। हम तो सरवाइव कर लिए हमने, क्योंकि हमने अच्छे वक्त का खाना खाया है, घर का खाना खाया है। आप लोगों के साथ क्या होगा हमको नहीं अल्लाह पता। अकबर, अल्लाह अकबर। वक्त की सर बड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया। शॉर्ट में बस एक पैगाम आपका फिर मैं वक्फे पे जाऊँगा प्लीज़। मेरे ख्याल में दूसरों माशरे को सुधारने से पहले या माशरे को ठीक करने से पहले अपने आप को और अपने घर को ठीक करें। बहुत बढ़िया मैडम, प्लीज़। यकीनन सर की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि आप घर से मसावात का दर्स देना शुरू करें, अदल का दर्स देना शुरू करें, इंसाफ का। बच्चों में जब आप इंसाफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो बात आगे बढ़ेगी, वो बच्चे वहीं से निकलेंगे और फिर माशरा बनाएंगे। क्या एक बात है। फ़र्द माशरा बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीला मुख्तार साहब और मोहित हुसैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप लोग आए, अपना एक्सपीरियंस को Thank आगे you. तक शेयर किया। उम्मीद है कि आप इस पर और हम अमल दरामद करेंगे। वक्फा लेंगे, बड़ा क्विक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस हाजिर खिदमत होंगे, मज़ीद चीज़ों को और ऐड करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, हम यहाँ मौजूद हैं, वहाँ मौजूद, हम सब आपके सामने मौजूद हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए वक्त गुजरते और अब आज पहुँचे हैं अब तक। यहाँ कोशिश हमारी होती है हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हमारे इस चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। ख़बरें आप सुनते हैं, ख़बरों के साथ साथ तज्ज़िये भी हो जाते हैं थोड़ा सा। जो ख़बरें आपकी आंखों निगाहों से ओझल हो जाएं या फिर ख़बरों की तस्दीक थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, उसको आसान बनाने के लिए हमारी कोशिश होती है। न सिर्फ बल्कि हम मुख्तलिफ टॉपिक, जैसे कि आज हमने बर्दाश्त के ऊपर बात की। बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें हो नहीं रही, क्या वजह है, तो वो बर्दाश्त, सब्र करना बहुत ज़रूरी है। और बीइंग अ मुस्लिम हमें सब्र करेंगे तो कामयाबी हासिल करेंगे। वक्त हुआ चाहता है चीज़ों को आगे बढ़ाने का। सेहत की बात की जाए तो हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, अपने आप को फ़िट रखना, सेहतमंद रखना चाहता है। तो आज हमने दो शख्सियात को मधु किया अपने स्टूडियो में, उम्मे राहिल साहिबा और हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व सर कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह मैडम ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए। और कैसे सिलसिला चल रहा है, क्या हो रहा है आज के इस दौर में? रूटीन क्या है? बर्दाश्त करने की कोशिश कर बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात है। ज़रूरी लेकिन है ये सर। तरबियत पे बात होती है सर। बर्दाश्त करना शुरू से सिखाया जाता है। तरबियत होती है। पहले हम जब पढ़ते थे तो हम स्कूल में पिटते भी थे, मदरसे में भी पिटते थे, घर पे भी आके पिटते थे। अरे तो ये एक घर में भी यही कहा जाता कि स्कूल से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमारी कोशिश होती थी कि हम सारे मसले बाहर ही हल कर लें। ये पिटने की ठीक वजह है? से हम अलाइन ये- हो चुके हैं। नहीं, हम पे एक सख्ती होती थी ना। सख्ती, अच्छा। आजकल जो है वो सख्ती नहीं है। सख्ती नहीं है, नहीं है, वो आजकल फ्रेंडली वो ये माहौल हो गया। फ्रेंडली माहौल हो गया। अब वो बच्चे की मर्जी पे चलना पड़ रहा है, अपनी मर्जी नहीं शामिल है। तो ये एक तरबियत पे बात होती है। अगर थोड़ी सी हम लोग अपने अंदर एक बर्दाश्त रखें तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लें भी बर्दाश्त पे ही आएंगी। सही बात है। हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकेंगे। हम, लेकिन हम तो बड़ी बर्दाश्त वाली कौम है। अगर देखा जाए जितना जाहिर बात। जुल्म हम लोगों के साथ जी हो, जी जी, तो हम तो बड़े साबिर शाकिर लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम। सही बात है। क्या बात है। अच्छा जनाब अली, चीज़ों को सर आगे बढ़ाते हैं और हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को बढ़ाते अब वैसे आपकी बड़ी अच्छी सही कहा मैडम ने कि हम जो है ना उसमें भी हम बीइंग पाकिस्तानी हम अबूर हासिल कर लेते हैं। हमने तालीम भी हासिल करनी इन्हीं हालात में, हमने पढ़ना भी है, लिखना भी है, काम करने भी है, सारे और सारी जिम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है। तो हम तो बहुत इंटेलिजेंट है सर। 6 महीने का 3 महीने में, महीने भर में हम अगर F-16 उड़ाना सीख लें तो कमाल नहीं हो जाएगा? कमाल। ये तो वेस्टर्न जो है वो परेशान हो जाती है। क्या 6 मंथ वाला महीने में जहाज़ उड़ा दी, कैसे पॉसिबल है? ये कैसे चलेगा चांद पे भाई? कमाल हो गया जनाब अली। जनाब अली सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात आती है हेयर की, बालों की। तो बालों के बड़े मसले हैं जनाब, और मसले तो सारे ही हैं। अब मसले को आप तारी कर लें तो आधा काम फिर आप फिर कहें कि सारे काम डॉक्टर ही कर लें, हर्बलिस्ट कर लें, तो सर ऐसा नहीं होता। थोड़ा आपका भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो कम धोने से क्या बाल मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं? क्या रोज़ाना धोने से बाल सेहतमंद रहते हैं? फना तेल लगा लें, फना केमिकल का इस्तेमाल कर लें, फना से रुजू कर लें?
ये दो मुंह के बाल क्यों हो रहे हैं, स्किन डिजीज़ भी हो रहे हैं, मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्या परेशानी है, साइंस इशू है, ये मेरे बाल लंबे नहीं होते, मेरे बाल बहुत गिरते हैं। और मैं तो ऐसे यूँ बाल बनाता हूँ कि 100-150 बाल तो हाथ में ही आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं तो इतने तो हो ही जाते हैं मेरे ख्याल से। बाकी तो इनसे हमारे जो है गेस्ट, इनसे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जब आप घने और लंबे बाल रखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस मकसद को पाने में उम्र लग जाएगी, और अब बात यह है कि उम्र लग जाएगी तो डिपेंड करता है, अब 15 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, लेकिन अब ये तो सारी इनसे जब तक बात पर गौर करें। अब बात गौर क्या करें, एक दिन में 50 से 100 बाल तो लगभग आपका इधर उधर हो ही जाता है, तो उसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। अगरचे लगता है कि लोगों के बाल रातों रात लंबे और काबिल रश्क हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसलिए बालों की रोज़मर्रा की ग़िज़ा और देखभाल की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जिसका मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रशेस का इस्तेमाल करना आया कि ब्रश आपका अपना होना चाहिए, या जो दिल करे ब्रश का इस्तेमाल कर लीजिए। सोप की बात की जाए तो जहाँ अच्छा चलें सोप आया, चलें जो शैम्पू आया, जो चीज़ हाथ लगी, जिसने जो पढ़ाया बताया वो लगा दिया। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बात ये करते हैं कि अपने बाल बाकायदी से काटें, जोड़ें, क्या करें, इनकी मुनासिब ग़िज़ा के लिए क्या किया जाए। मैं टोटकों पे चल रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे चल रहा हूँ, मेरी पड़ोसन आंटी ने कहा अच्छा बेटा तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, तो अपना उमेर राहिल साहिबा ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी तो डालें, मैं इधर उधर के टोटकों पे चल रहा हूँ और अब तक बाल सफ़ेद हैं। सबसे पहले आप कहेंगे जी आजकल फैशन है सॉल्ट एंड पेपर का, ठीक है। तो जो है जो हाल उसमें खुश रहना सीखें। बेशक। अच्छा, दूसरी बात है कि बाल, जितनी आपने बातें की बालों के बारे में, मेन चीज़ ये है कि हम बालों की या स्किन की जो भी है उसको सही करने के लिए सुपरफिशियली काम कर रहे होते हैं या आउटर लेयर पे काम कर रहे होते हैं। असल में जो चीज़ सेहतमंद करती है वो इंटरनली करती है। लाइक हमारी ग़िज़ा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया का कोई तेल लगा लीजिए, आप दुनिया का कोई शैम्पू इस्तेमाल कर लें या कोई ट्रीटमेंट करवा लें, जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपके प्रॉपर विटामिन्स नहीं है, आपका विटामिन डी लेवल सही नहीं है, आपका आयरन लेवल सही नहीं है, आपका बाल कभी भी सही नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये सबसे मेन चीज़ है जो कि चेक करनी है। अगर आपका बाल गिर रहा है तो आप सब कुछ कीजिए, आप तेल भी अच्छा लगाइए, डॉक्टर के पास भी जाइए, कोई भी टोटका रेमेडी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपने अपना विटामिन डी एंड अपना आयरन लेवल चेक कराना है। और ये क्या हर महीने करा लेना बेहतर है या 6 मंथ करा लेना? 6 मंथ या 1 ईयर में करवा लें। अगर देखिए 6 मंथ्स में नॉर्मली सारे लैब्स होने चाहिए, बट अगर आपको लगता है एकदम कंडीशन ख़राब हो गई, बाल नहीं रुक रहे, ठीक है, कुछ भी करें एकदम से बाल का गिरना शुरू हो गया और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो देन फिर आप पहले किसी भी ट्रीटमेंट से पहले टेस्ट करवा लीजिए। ओके, फाइन। ताकि आप जो भी चीज़ करवाएं वो आपको 100% रिजल्ट दे। लेकिन आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी एफर्ट कीजिए। पहले आपने विटामिन डी करवाना है, आयरन लेवल चेक कराना है, उसको देख के फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू करना है। क्या बात है सर। मैडम ने जैसे कहा बरहक है, बात सही है, हम बचते हैं यार मैं नहीं करा रहा, सही तो है, फला चीज़ कर लूँगा, डरते हैं, आंखों पे हाथ रख लेते हैं, है ना। देखिए हार्मोनल डिसबैलेंस को भी मद्देनज़र रखें आप। सर जब हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस हो जाएंगे तो सर के बाल गिर रहे होते हैं, जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं, एक ये आफ्टर इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है। और दूसरा, अगर आपको डिजीज़ डायग्नोज हो गई हैं तो फिर हर 2 महीने में 1.5 महीने में अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें, ताकि आपकी शिकायत जो है वो दूर हुई है कि नहीं हुई है। वो तो आपका मौलिज आपको मशवरा देगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये है कि वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रही होती हैं, अब वो कह रहे हैं कि आप बहुत सारी ट्रीटमेंट भी करवा लिए, बिल्कुल ऐसी बात है। अगर 35 साल से कम उम्र है तो उसमें चांसेस होते हैं, अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है तो फिर नहीं हो सकते, मेरी तरह बर्दाश्त करें। अच्छा, या आप एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। अच्छा, एक अखरोट तोड़ के, ये भी 4-5 महीने तक खाना है, रोज़ाना एक खा लें आप देखिएगा इंशाल्लाह आपके बालों के लिए कितना बेहतर होगा। ये इंटरनल के लिए सबसे बेहतर है, ये बाल जो है वो वाइट होने नहीं देता। ठीक है। दूसरी चीज़, एक ऑयल में बनाकर दिखा रहा हूँ, प्लीज़, आप इससे इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह देखें कि 12-13 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद होंगे, उसके बाद घने होना और बढ़ने शुरू होंगे। सही। और सबसे पहली चीज़ ये है, तिल का तेल आप लेंगे। ठीक है। ये बासानी हकीम की दुकान से, हाँ, किसी भी पंसार की शॉप पे मिल जाएगा आपको। ये आपने लेना है 1 पाव। 1 पाव। 1 पाव तिल का तेल। अगर तिल का तेल आपको नहीं मिलता, आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। ये है रतन जोत बूटी, ये 1 चम्मच के बराबर रतन जोत बूटी, ये हम इसमें डालेंगे। ये है बालछड़, ये भी 1 इंच का टुकड़ा। और छड़ीला बूटी 1 चम्मच के बराबर। कौन सी बूटी? छड़ीला। इसे उष्णा भी कहा जाता है। अच्छा। और इसे पत्थर का फूल भी कहा जाता है। अच्छा। इसके 3 नाम है। ओके। तो ये इस तरीके से आपने 1 पाव तिल के तेल में या नारियल के तेल में ऐसे भिगो दें और 1 घंटा धूप में रख लें। अच्छा। आपका तेल तैयार हो गया।
अच्छा, जी हाँ, बहुत इजी है, हर इंसान बना सकता है इसे। और फिर इसे से बालों की जड़ों में लगाएंगे, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है ये। अच्छा, आप देखिएगा 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। बाल जैसे पतले हो रहे होते हैं, 2 मुंह हो रहे होते हैं, फ्रंट खाली हो, बैक खाली हो, ये सब बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। लेकिन गिरना जड़ना आपका 12-13 दिनों में इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। सर ये बताइए कि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि धूप में 1 घंटा रख लें, यहाँ मुख्तलिफ मकामात घर हमारे ऐसे रुख पे बने होते हैं कि हम बात करें तो मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा सर वापस आने पे कि फिर ऐसे लोग क्या उसको पका लें, तैयार कर लें, क्योंकि धूप भी नहीं आ रही, बड़े इशू होते हैं, तो उसके लिए ज़रा मुझे बताइएगा, फिर मैडम से बात करेंगे। अब वफ़ा लेंगे, वफ़ा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, थोड़ा समझेंगे, रुकेंगे और फिर आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। वफ़ा वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 8 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है और हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वक्त की कमी है और बालों का झड़ना उतरना, वज़न का बढ़ना कम होना, सब चीज़ें, मुख्तलिफ केमिकल का इस्तेमाल करना। मैडम बताएं उमर आइल साहिबा कि हम लोग बचपन में ही ना जो अच्छे भले बाल होते हैं, हमारी डाइट बेहतरीन होती है, वक्त पे सोते हैं, स्कूल टाइमिंग में सोते हैं, सर आप भी तो अब क्या होता है जब हम तब कॉलेज लाइफ में आते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी सी आज़ाद की तरफ जाती हैं यूनिवर्सिटी में, और फिर हम केमिकल देखते हैं, यार फ़लाँ ये लगा रही हैं, फ़लाँ डाइट ही कर, प्लीज़ इसके ऊपर नजर करें। देखिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, देखिए सब कुछ करना चाहिए, शौक़ है और जब है ज़माने के साथ चल रहे हैं, लेकिन 20 साल के बाद कोशिश कीजिए, 20 साल के बाद कीजिए, इसलिए कि आप वक्त से पहले अपने बालों को ख़राब कर देते हैं। आप सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाल अभी आपने कहा वाइट हो जाते हैं, आजकल हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो 7-8 साल का बच्चा भी सफ़ेद बालों के साथ, अच्छा। पूरे सर सफ़ेद है उनके, ठीक है, तो उनका जो है बलगम, साइनोसाइटिस होना, ये सारा मेन इशू है। एलर्जीज़ होना ये मेन इशू है। आप कुछ भी लगाते ना नहीं सही होगा जब तक आप रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे और देन उसका इलाज नहीं करेंगे। और अगर कोई इशू है या फैमिली में कोई इशू है तो काइंडली आप उसका वक्त आने का इंतज़ार नहीं करें, शुरू से आपने केयर शुरू कर देनी है। लाइक अगर बाल आपके पेरेंट्स के सफ़ेद हैं या वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो बच्चों की डाइट का ख्याल रखें, बच्चों को वाइटामिन दीजिए, बच्चों की मतलब जो चीज़ें लगाने की, बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारे ऐसे वाइटामिन आ गए हैं, अच्छा। बहुत सारे ऑयल्स आ गए हैं जो आप लगाते हैं तो आपकी जो न्यू ग्रोथ होती है, जो वाइट होगा उसको कुछ नहीं होगा, ओके। जो न्यू ग्रोथ होती है वो आपकी दोबारा जो है ब्लैक होना शुरू हो जाती है। अच्छा। ये पॉसिबल है बट एक एज तक। और दूसरी बात है कि आप बिल्कुल सारी दुनिया का केमिकल इस्तेमाल करें, सारी दुनिया का फैशन करें, आपका हक है, आप जिएं और मज़े से खुश रहिए, लेकिन एक अपनी एज को देखते हुए। मेरे पास एक बच्ची आई, उसकी उम्र थी 12 साल। अच्छा। उस 12 साल बच्ची का मसला था कि सर के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और उस 12 साल की बच्ची के लंबे बाल थे, उस बालों में स्ट्रिक्स भी हुई थी, उस बालों में रिबॉन्डिंग भी हुई थी। अब मैं परेशान थी कि 12 साल की बच्ची को इतना ज़्यादा कुछ करने की उसकी माँ ने इजाज़त कैसे दी। तो ये हम माओं का काम है कि आपने 20 साल तक तो लिमिट लगानी है, 19 से 20 साल तक लिमिट लगानी है, ताकि जो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, मतलब आपके स्किन, आपके बाल, नेचुरली वो आगे तक चलें। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल बरख है कि हमारे ज़माने में, या मैं अपने प्रीवियस में अपनी बड़ों की बात करूँ तो वो पहले साबुन बड़े ख़ास साबुन हुआ करते थे, आमले, रीठा, सीकाकाई लगा रहे हैं, अंडे लगा रहे हैं जनाब अली सर में, और दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो बस शॉर्टकट्स, बस ये फ़लाँ केमिकल तैयार आ गया, ये लगा दो, मुझे सूट करेगा, मुझे सूट करेगा। हमारे यहाँ आने से पहले क्या कहा, बर्दाश्त नहीं हो रही। जैसे मैडम ने कहा 20 साल से पहले बच्ची देखें वो क्या क्या करवा के बैठी, कुछ कर गई है बालों के साथ, तो उसमें क्या रह गया, बस अब बाल बेजान हो जाते हैं। दूसरी चीज़ खारा पानी एक और इम्पैक्ट, खारा पानी आपको गंजा कर देगा, अच्छा, बिल्कुल पतले हो जाएंगे बाल, सर नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल कर लें, सिर्फ सर उससे धोएं, बॉडी वाले खारे पानी से धोएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे भी आप काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। और अपनी डाइट को बेहतर कीजिए। आजकल गाजर आए हुए, ठीक है, गाजर का इस्तेमाल कीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, और जो मौसम के हिसाब से फ्रूट्स हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए ग़िज़ा भी अपनी बेहतर करें और साथ में फिर ये ऑयल वगैरह इस्तेमाल करें। सर ऑयल की बात आप जो बता रहे थे, मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत से घरों में धूप नहीं आती। देखिए अगर कहीं पे धूप नहीं आ रही है तो 24 घंटे इसे घर पे रख लें, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसे यूज़ करना शुरू करें। पका लें, इसके अज्जा कशीद हो जाते हैं। नहीं, पकाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। डबल बॉयलर में आप हल्के डबल बॉयलर में पकाएं ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बर्न ना हो जाए। ओके, उसको पकाने ना पकाने की वजह ये है, ऐसा भी है, तो उसको डबल बॉयलर में, इसलिए हम कहते हैं या तो 24 घंटे घर पे रख लें या तो 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो। बेहतरीन सर में तेल लगाने वाला तेल अगर हम बात करें तो वो हम पर फला ऑयल ले लें,
नारियल का तेल लगा लें, सारी रात लगा के बैठे हैं या आधा घंटा लगाएं, टाइमिंग थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए। देखिए हम जो सुनते आते ज़मान बचपन से सरसों का तेल वैसे बेहतरीन जी, होता है, जी। लेकिन आज के दौर में जो रिसर्च कह रही है वो भृंगराज ऑयल, अच्छा, भृंगराज ऑयल हर मसले के लिए बेस्ट ऑयल है। और अभी आप मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं उन्होंने वो जानते होंगे कि मैं मोस्टली शोज़ में जिक्र करती हूँ कि भृंगराज ऑयल लगाइए, और जिसने इस्तेमाल किया उसने फ़ायदा उठाया। अच्छा। बट सर्दी के दिनों में एहतियात कीजिए, ठंडा होता है। अच्छा, जो फ्लू के पेशेंट हैं, जिनको साइनस रहता है, वो नीम गर्म करके लगाएं या दिन के वक्त लगाइए। आपने कहा रात भर लगाएं, बिल्कुल लगा सकते हैं। रात भर तेल लगाइए, लेकिन सुबह वॉश कर लीजिए। सर्दी आ रही है, अब ये नहीं तो पानी नहीं है, दूसरा सर्दी है, आज तेल लगाया 4 दिन बाद धोएंगे तो आपके बाल तो जाएंगे। बात हो जाएंगे। बालों को ऑक्सीजन मिलना जरूरी है। 2 घंटे या 1 रात, बस, इससे ज़्यादा नहीं। सर चमक के लिए सर बताएं कुछ। देखिए जिनके मेरे बालों में शाइनिंग नहीं आ रही। शाइनिंग नहीं होती। प्रोटीन ले लूँ मैं, क्या ख्याल है? क्या ले लें? मैं प्रोटीन, मेरी Natural फ्रेंड ने कहा protein लीजिए। नेचुरल प्रोटीन ले, क्या बात है। आप सिंपल चीज़ आती है मेथी दाना। मेथी दाना, मेथी दाना आप 1 चम्मच थोड़े से तेल में डाल लें, और जैसे रात को आप डाल लेंगे तो सुबह के टाइम देखेंगे तो वो मेथी दाना फूला होगा, उसमें से जड़ें निकली हुई होंगी। अच्छा, ठीक है, उस मेथी दाना को सर पे नहीं लगाना, आपने वो तेल सर पे लगाना है। ओके, ठीक है, आप देखेंगे जब वॉश करेंगे तो आपके बालों में नेचुरल चमक होगी। हाँ, और एक इसके साथ है कि लास्ट रिंस जो करते हैं वो एसिडिक वाटर के साथ करना चाहिए कि पीएच लेवल जो है हमारा एसिडिक होता है हेयर का। आपने थोड़े से पानी के अंदर 1 चमचा सिरका डालना है और आखिर एक बस बालों में वो पानी डालना है, बालों में नेचुरली चमक आ जाएगी। अच्छा, अरे वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा तरीका बता दिया। वज़न भी साथ ख़वातीन में सबसे ज़्यादा बेसिक बहुत ब्रेक से ज़्यादा। पहले होता है कि मेरे बाल अच्छे लगें, मेरी स्किन चमक, छाइयों में, सर छाइयों का ज़रा सोच बहुत लीजिएगा ज़्यादा। प्लीज़। देखिए वही मैं कहूँगी कि छाइयाँ, उनका इलाज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन पॉसिबल है। पहली चीज़ आपने केमिकल छोड़ना है, केमिकल वाली 7 दिन में गोरा करने वाली क्रीम्स छोड़नी है, शॉर्टकट छोड़ना है। अच्छा, इसलिए कि आप अपनी एज के हिसाब से जो भी चीज़ लगाएंगे, जो रेटिनॉल्स लगा रहे हैं, एसिड्स लगा रहे हैं, उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि इस लाइट से भी उनको छाइयाँ आ जाएंगी। अच्छा, तो वो अपनी स्किन को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, सनब्लॉक लगाना है, अपने विटामिन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपका आयरन आपने इस्तेमाल करना है, जिंक इस्तेमाल करना है, विटामिन सी खाना है। उसके अलावा नियासिनामाइड बेस्ट है पिगमेंटेशन के लिए, और विटामिन सी बेस्ट है। ये 2 चीज़ें आप तैयार मिल जाती हैं। अगर नेचुरली चाहिए तो आपने दही का पानी लेना है, तो उसमें थोड़ा सा सिरका मिलाना है, सिर्फ छाइयों पे लगाना है, आधे घंटे के बाद वॉश करना है, और सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, उसको बिल्कुल नहीं भूलना। आप खाना छोड़ दें, सन ब्लॉक ना छोड़ें। बाहर जाने से पहले, राइट? किचन में भी, किचन में भी? यस। अच्छा, बहुत से घर जो छोटे इलाके होते हैं, खुले हुए घर होते हैं, सहन होते हैं, आपने सुबह उठ के मुंह धो के सन ब्लॉक लगा के बाहर निकलना है। क्या बात है। आखिर में सर देखें, कलर को साफ़ करने के लिए और साथ में झाइयाँ, धब्बे, निशान, खड्डे वगैरह हों, अपर लिप्स ब्लैक हो रही हों, नोज़ पे झाइयाँ हो रही हों, या वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रहे हों, इसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है ज़रिश शीरी। ज़रिश शीरी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को, सुबह निहार मुँह वो ज़रिश शीरी खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करें। और लगाने के लिए आपने लेना है मूँग की पीली वाली दाल। मूँग की पीली वाली दाल 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, संदल सफ़ेद पाउडर 20 ग्राम। इनको बारीक पाउडर बना लें और इसे 100 ग्राम उपटन के अंदर डाल दें। फिर इसमें से जितना लगाना उतना अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना अच्छा रिजल्ट देती है, और जब मुकम्मल चेहरा क्लियर हो जाए आप इसे रोक दीजिए। सर आखिर में याददाश्त आजकल बहुत इधर उधर हो रही है, जवानों की भी, बूढ़ों की तो हो ही थी, थोड़ा इसके लिए जल्दी से को टूट कर। देखिए, जिनकी भी याददाश्त में यानी शॉर्ट मेमोरी, यानी बात करते करते भूल जाना या आम तौर पे भूल जाना, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ, मगज़ धनिया ले लें 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम। ये 2 चीज़ें इसे पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। ये कंटिन्यू महीना 40 दिन यूज़ कर लें। अगर बच्चों को यूज़ कराएंगे तो आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम। ग्रेट हो गया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। वक्त की कमी है और लोग कह रहे हैं यार ये क्या, अब तो काम की बात शुरू हुई थी और ख़त्म पर रहे हैं, तो उसके लिए पेशगी माजरत, क्योंकि वक्त पर इतना कम है। उमेर राही साहब आपका आने का बेहद शुक्रिया, और हमारे सर हकीम साहब जी ग्रेट, माशाल्लाह नज़ीर साहब आपका बेहद शुक्रिया। आपने कम वक्त में बहुत कुछ जल्दी बता दिया और आपने लोगों की और हौसला अफजाई की लिए। अच्छा जनाब अली, चीज़ों को ज़ाहिर ख़त्म भी ज़रूरी है, बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, और अपने बड़ों का कहना मानिए और रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार दीजिए, प्यार कीजिए। वक्त बहुत मुख्तसर है, कब कहाँ किधर हो जाए, और अफ़ो दरगुज़र कर दीजिए, और हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ इबाद पर अमल पैरा रहिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी मज़ेदार और ख़ूबसूरत अंदाज़ में गुजरेगी। अपने मेज़बान
अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।